अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह 9 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और मदर्स डे मनाने के बाद तो होंगे बहुत बेहतरीन, इसलिए क्योंकि कराची में तो कल ऐसे लग रहा था तमाम शॉपिंग मॉल्स में जैसे वाकई मदर्स डे कोई ऐसा त्यौहार है जो हम भरपूर तरीके से मनाते हैं और मनाना चाहते हैं। खैर, हैविंग सेड दैट, अच्छी चीज़ है क्योंकि थोड़ा कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो हमारे मुल्क में या हमारे शहरों में रहनी चाहिए। बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं, माँ बाप भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, तो अच्छा है। अगर मैं तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेती हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके बात नहीं कर रही होती या इसको क्रिटिसाइज नहीं करती, जैसे अक्सर लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी मदर्स डे मनाने की क्या ज़रूरत है, हर दिन माँ का दिन होता है। बिल्कुल, आप कहते हैं ना अल्लाह माफ़ करे, लेकिन अगर वालिदैन आपके बिस्तर पर भी हो ना तो उनकी मॉरल सपोर्ट बहुत होती है, उनकी एक ऐसी सपोर्ट होती है, उनका होना आपके लिए ऐसा होता है कि आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां जो हैं वो यूं करके ख़त्म हो जाती हैं। तो मदर्स डे, नो डाउट अबाउट इट कि हर दिन माँ का दिन होता है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको तो पता ही है कि वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट इसलिए डेवलप हुआ था कि वो लोग जो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, जिनके माँ बाप ओल्ड एज होम्स में रहते हैं, उनको मौका मिलेगा और वो मदर्स डे पे जाके अपने माँ बाप से मिल लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी ऐसे वाक़यात देखने को सुनने को मिलते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उसका रेशियो कम है। मदर्स डे के हवाले से आज हमने भी अपने प्रोग्राम में कुछ रखा है। आज माँ बेटी की जोड़ी भी होगी, आज हम मदर्स के हवाले से ओवरऑल डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मेरी माँ हैं और जिस तरह से उन्होंने मेरी बचपन से परवरिश की, शायद मैं उतनी अच्छी मदर उस तरह से नहीं हूँ जो आप फीलिंग्स के तौर पे कहें, जो आप बर्दाश्त बच्चों को करने के तौर से कहें, या जो ओवरऑल यानी जो बच्चों की नशोनुमा होती है, उनकी परवरिश होती है, उनकी बेहतरी होती है। मुझे लगता है कि जितना प्यार से उन्होंने मुझे बड़ा किया या जितनी मेरे नखरे उन्होंने उठाए, शायद मेरा वो पेशेंस लेवल नहीं होता और मैं अपने बच्चों के नखरे वैसे नहीं उठा पाती। तो हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 9:30 से ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे और 9 से 9:30 बजे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब चीन का दौरा कर रहे हैं और पाक चाइना दोस्ती ने जो अब नया मोड़ लिया है और बेहतरीन मोड़ लिया है, सी पैक और उससे होने वाली तमाम चीज़ें, और उसके साथ साथ आज हम लोग खुसूसी तौर पर एनर्जी पर भी बात करेंगे, क्योंकि बिजली के आउटेजेस, उस पर जो तमाम चीज़ें हैं, लोग आके एहतजाज कर रहे हैं और सारी चीज़ें, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? हम यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं कि जी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, एनर्जी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, बहुत सी चीज़ें हो गई हैं। तो आज हमने आपके लिए और अपने लिए एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो इस पर काम कर रहे हैं, जिनकी एक्सपर्टीज इस हवाले से है और वो मुझे और आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हम ये सी पैक को भी चाहते हैं कि कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। एंड 9:30 से ऑनवर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास मदर्स होंगी, हमारे पास ख़वातीन होंगी, हमारे पास म्यूजिक भी होगा, तो ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम दावत देते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं राजा अंसारी साहब, जिनका ताल्लुक PMLN से है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राजा साहब? ठीक ठाक है? अच्छा, मेरी थोड़ी कम इल्मी है, लेकिन जब भी मैं आपको देखती हूँ तो ये लॉयर वाले जी, आई एम ऑल्सो एडवोकेट आउटफिट में देखती हूँ, तो मुझे था अंदाजा तो था, मगर फिर भी मैंने सोचा कि वो, और आपका सुबह सुबह प्रोग्राम होता है और सुबह सुबह हमें कोर्ट भी जाना होता है। सुबह सुबह मैं इस चीज़ से बहुत रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अब्बा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर आपने SM लॉ कॉलेज से पढ़ा है तो कभी उनका कोई लेक्चर भी सुना हो। मैंने बिल्कुल SM लॉ कॉलेज से पढ़ा है। ठीक है, तो फिर मैं ब्रेक में आपको उनका नाम बताऊंगी। प्लीज तशरीफ रखिए। तो लॉयर्स के हवाले से और उनकी वर्किंग के हवाले से मुझे काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि अगर मैं शायद एंकर ना होती और मैं अपने अम्मा अब्बा की बात सुन लेती तो मैं लॉयर। आज आप हमारे कोलीग होते। हाँ, लेकिन मैं आई एम गुड विद इट, क्योंकि मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली थी। अच्छा, और हमारे साथ मौजूद है जफर सुबहानी साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और जिस तरह मैंने कहा ये एनर्जी पे बात करेंगे, एनर्जी स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहें? ठीक है जी, ठीक है, प्लीज बैठिए। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि मैंने अनाउंस किया, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे के हवाले से, चीन का दौरा 3 रोज गुजर चुके हैं, बाकी 2 और रोज है, किस तरह से आप, क्योंकि खबरों में और अखबारों में तो है, लोग इसको पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, कोई और इसमें पहलू ऐसा जो आप एड अप करना चाहें, लोगों को बताना चाहें? मैं समझता हूँ कि चाइना की विजिट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वहाँ दुनिया के बेशतर ममालिक और तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराहान भी वहाँ आए हुए हैं, और जो वहाँ की साइड लाइन्स की न्यूज़ हैं वो ये हैं कि जी वजीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ सबकी मरकज़ निगाह थे। अच्छा। पाकिस्तान में लोग बहुत बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं, तमाम दीगर हमारे पड़ोसी ममालिक, यूरोपियन ममालिक, चाइना, तुर्की,
सब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के मौके हैं। तो वो सब चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला जाए, उनके साथ बैठ के ये बात की जाए कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हम नए से नई ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आए। मैं समझता हूँ कि चाइना के साथ हमारे बड़े मुआहदे तो उन पे सिग्नेचर्स हुए हैं प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, जिसमें मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी क्राइसिस के हवाले से मुआहदे हैं, रेलवे ट्रैक के हवाले से मुआहदे हैं और बेशतर सीपेक के हवाले से मैं समझता हूँ। और ये एक रोड मैप है और ख़ास तौर पे कल जिस तरह से वन बेल्ट वन रोड जो मंसूबा है, जो 3 बड़े आज़म को अपने आपस में जोड़ रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है और पाकिस्तान सड़क के रास्ते से 3 बड़े आज़मों से उसकी एक ट्रेड शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये मंसूबा हमारे आने वाली नस्लों का मंसूबा है। लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन तो ठीक है लेकिन स्टेट्समैन होना चाहिए। कल प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया है कि जिनकी नजरें आने वाली नस्लों तक होती हैं। शायद PMLN की गवर्नमेंट उस वक्त तक ना रहे, शायद हम ना हों, लेकिन हमने उन मंसूबों की संग बुनियाद रख ली, उन मंसूबों की पहल कर ली, उन मंसूबों के बारे में सोच लिया, तय कर लिया, उनकी शुरुआत कर ली, जिनका फ्रूट जो है वो हमारी आने वाली नस्लें इंशाल्लाह उससे मुस्तफीद होंगी और पाकिस्तान जो है वो बहुत इंतहाई लेवल की तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि बहरहाल ओवरऑल बहुत कामयाब विजिट रहा है। प्राइम मिनिस्टर मरकज़ निगाह रहे, जब बोलने आते थे सब यकसू होकर उनको सुनते थे। पाकिस्तान इस वक्त मैं समझता हूँ कि दुनिया की नजरों का मरकज है, पाकिस्तान भी मरकज है। और ये तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, उनका तो जाहिर है वहाँ पर होना ये क्रक्स ऑफ द ओकेजन हो जाता है। लेकिन उसके अलावा भी मैं देखती हूँ कि हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाइना जा रहे हैं, वहाँ से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी कल ही मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी और वो मुझे बता रहे थे उनका एक कोई नया फ्रेंड है जो लाहौर में है, ही इज अ चाइनीज, और वो लोग जितनी डेडिकेशन के साथ ये हमारी लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके अपने पोर्टल्स पे, उनके अपने लैपटॉप या इस तरह की जितनी भी चीजें, हम भी उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में आई थिंक इम्पोर्टेंट बात मैं ऐड कर रहा हूँ कि इतना ट्रेंड हो गया है ऑल मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान टू लर्न चाइनीज, बिकॉज फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से इकोनॉमी जाने वाली है, अगर हम 10 साल का हम अपना सोचें तो अगर जिन लोगों को चाइनीज जो ज़ाहिर है कोई भी लैंग्वेज लिखना अच्छी बात है, तो ना अगर इतने क्लासेस हो रहे हैं, आपके बच्चे जो है यंग जो है वो चाइनीज सीख रहे हैं। और एक मैंने एक क्लिप देखी जो BBC पे आई कि एक स्कूल कुछ इस्लामाबाद में है जहाँ कंपल्सरी चाइनीज सिखा रहे हैं इसके अंदर है। तो आई थिंक फ्यूचर में वी ऑल आर मोटिवेटिंग। मैं कल अपने बेटे से कह रही थी कि अब तुम जरा अपने पैड पे जो है वो चेक किया करो चाइनीज का कोई क्लासेस है या कुछ है, और मुझे भी बताओ। मैं उससे कह रही थी मुझे भी बताओ कौन सी चीजें। देखिए इकोनॉमी में जो है चाइनीज का जिस तरह इनका वे ऑफ वर्किंग है कि वो अपनी टीम को भी लाते हैं। तो वो जब टीम उनकी आती है, इट इज नॉट दैट सारे यहाँ के लोग होंगे, वो जब टीम लाते हैं तो जिन लोगों को एज होगा उनकी अंडरस्टैंडिंग में उनकी लैंग्वेज को, दो वो भी इंग्लिश सीख रहे हैं बट इट टेक्स टाइम, बिकॉज बहुत कम लोग वहाँ पे हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। तो जो चाइनीज जो है उनको बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी काम की, और अपॉर्चुनिटीज तो बढ़नी है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आई थिंक बड़ा इसके क्रिटिसिज्म भी लोग कर रहे हैं, देयर आर चैलेंजेस ऑल्सो, बट हमें ये है कि ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है कि हम बात कर रहे हैं 60-70 बिलियंस की बात कर रहे हैं, जब जहाँ पे मुल्क का जो पूरा साइज है वो चेंज हो रहा है आपका। आई थिंक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोजेक्ट में मैं अलग से डिटेल में बात करूंगा, बट अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क इज देयर। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त अपॉर्चुनिटीज जो है उसको फुली यूटिलाइज करना चाहिए। चाइना ने तो अपने लिए जो चीज है वन बेल्ट वन रोड 3000 किलोमीटर की रोड है जो काशगर से गवादर आएगी, विच विल कवर देयर इम्पोर्ट, विच विल कवर देयर एक्सपोर्ट, वो अपॉर्चुनिटी तो आ रही है। बट अब हमारा है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, दे शुड इंश्योर दैट वॉट एवर एडवांटेज पाकिस्तान कैन गेट। तो हमारा इम्पोर्टेंट थिंग है, हमारा 200 मिलियन लोग हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी, जॉब उनको जॉब देना, दैट इज द की थिंग बेसिकली। और जब तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं होगा, और जो ये SEZ की बात कर रहे हैं, नॉन SEZ,
आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी तक का उससे खदोखाल अभी क्लियर नहीं है इसके अंदर, इन द प्रोसेस हो रहे हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी, ताकि इतना चीज यहाँ पे बने, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज भी हो और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट हो, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच वी शुड ऑल कंसिडर। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज भी है, हमें अगर हम अपने आप को देखें, अपने रवैयों को देखें, तो मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है कि हम बहुत लेट बैक हैं। हम जब तक टाइम बिल्कुल सर पे आ नहीं जाता ना, उस वक्त तक प्रिपेयर होना नहीं चाहते। जैसे कि अब मैंने बात की थी यहाँ पर, वैसे भी चीन हमारा बहुत ही पुराना और अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन आप उन लोगों की ऑल वेदर फ्रेंड, चाइना के लिए ऑल वेदर फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड है, लेकिन उसके अलावा आप उनकी वो तमाम चीजें देखें कि वो यहाँ लाहौर में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे हैं, और इतने डेडिकेशन के साथ उर्दू सीख रहे हैं, हमारे जैसे कपड़े पहन रहे हैं, बिल्कुल घुल मिल से गए हैं। ये उनकी एक डेडिकेशन है जो हमें बहरहाल इसको मानना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो है वही जो आपने बात की कि तनकीद पहले आ जाती है या पोलिटिसाइज हम पहले कर देते हैं चीजों को, डेवलपमेंट उससे कितनी होगी, फायदा हमें इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कितना होगा, वो सब बातें जो है पशेपुल। मैं समझता हूँ कि चाइनीज कौम की हिस्ट्री हमें उसके बारे में पढ़नी पड़ेगी। वो बड़े डिटरमिन है, उन्हें चेयरमैन माओ जैसी एक लीडरशिप मिली और उसके बाद उन्होंने यकसर अपने आप को चेंज किया। चाइना वो कौम थी जो कि एक नशे के अंदर होती थी और अफीम के अंदर होती थी और कोई उनके यहाँ डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन चेयरमैन माओ के इनकलाब के बाद वो बिल्कुल उन्होंने टेबल टर्न राउंड कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज की अशद जरूरत थी। हम लेट कमर्स नहीं है, बदकिस्मती ये है कि हमेशा हमारे यहाँ इस तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं जो मुल्क और कौम की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करते। अब देखें ना, एक तरफ पाकिस्तान के वजीर आजम, वो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और वो एक वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के ऊपर काम कर रहे हैं, 7 दीगर मंसूबों के ऊपर सिग्नेचर्स कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान की बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में कल क्या हो रहा था? पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लीडर्स थे जो यहाँ पे गलियों मोहल्लों में और यहाँ पे कुछ चंद लोगों को जमा करके और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर नफरतों का बीज बोने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि उनको सोचना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पाकिस्तान है और इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त मुतमिल नहीं हो सकता इस तरह की चीजों। और इस तरह के एग्रेशन का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो रहा है ना आवाम पर, और जिस तरह हम सड़क से लेकर घरों से लेकर हर जगह अग्रेसिव होते जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल में इसी का ही एक इफेक्ट है। आप अपनी एनर्जी की बात को कंटिन्यू कीजिएगा, जमाल, हाँ ये बात भी कंटिन्यू कर लीजिएगा, मगर जमाल साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आप यू आर यंग, यू वुड बी ए यंग हाउस वाइफ एंड सो लाइक यू मिलियंस एंड मिलियंस जिनका कंसर्न या कॉमन मैन का कंसर्न ये है कि आपका जो बजट है या आपका किचन में जो खर्चा हो रहा है या घर के खर्चे भी कम हो, वो इन बैलेंस हो। क्या ये CPEC बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये मेरे मुल्क के लोगों के लिए कोई चीजें सस्ती करेगा? अनाज सस्ता होगा, फल सस्ते होंगे। अब ये देखिए, जो ये एक खरबूजा जो 8 रुपए के किलो मिलते थे आज से 4-5 साल पहले, अब 80 रुपए का मिलता है, वो भी गला सड़ा। 300 रुपए के सेब मिलते हैं जो कि पहले 50 रुपए किलो ये काला कोल्लू मिलते थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या हमें ब्रेक लेना है? मुझे लगा कि शायद ब्रेक की बात नहीं हुई है। इनकी बात पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि आम आदमी के लिए तो कंफर्ट होनी चाहिए, लेकिन ये जो इकोनॉमी का सिस्टम है वो इतना आसान नहीं होता है। CPEC की जहाँ बात कर रहे हैं, CPEC का जो बेनिफिट है इट्स नॉट लाइक अ शॉर्ट टर्म कि आज आपने स्विच ऑन किया और कल से उसका बेनिफिट होगा। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जहाँ पे हम इस वक्त GDP हमारी जो है वो लास्ट ईयर 3.5 से हम 4.7 पे आए। एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जब ग्रेजुअल प्रोसेस होगा तो लोगों की जो है बाइंग पावर बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी और उसके बाद परफेक्ट डिमांड एंड सप्लाई होगी, तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट होगा। उसके बाद बिजली की सस्ती है और बहुत सारी सस्ती होगी। तो शॉर्ट टर्म में जैसे ये फ्रूट की बात है, ये तो आपका जो है ना सीजनल चीजें होती हैं, बाज़ दफा चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत दफा कम होती है, अलग एस्पेक्ट्स भी होते हैं, शॉर्टेजेस हो जाती हैं और मसाइल असल बात है कि लास्ट 3 साल से पाकिस्तान की इन्फ्लेशन आफ्टर इवन गोइंग एज हाई एज 20%, इट इज नाउ इन बिटवीन अ रीजन ऑफ अराउंड 3 to 5%, विच इज अ वेरी गुड साइन। स्टेबिलिटी नजर आती है जो दुनिया में होती है। इंडिविजुअली लोगों को मसले आते हैं, बट अब मैक्रो अगर हम बात करते हैं
تو پاکستان کے اندر انفلیشن جو ہے وہ کافی حد تک کا اس وقت 3 to 5% کے اندر ہے, وچ از obviously کمپیریبل ٹو ادر کنٹریز. ایون خیر ایڈوانس کنٹری میں تو اور کم ہوتی ہے, بٹ پاکستان کنٹری جہاں پہ 15 سے 20% تک انفلیشن ہوتی تھی وہ اب 3 to 5 کے بینڈ میں آ گئی ہے, اور اگلے 5 سال کے اندر بھی یہی آپ کی انفلیشن کی ہے, بیکاز obviously آپ کا. اچھا, انرجی کی طرف اب آپ آ جائیے, کیونکہ ہم نے کافی دفعہ اس کا ٹیزر تو دے دیا, لیکن اس پہ بات نہیں کی ہے کہ ہمارے یہاں اتنی جو بجلی کی شارٹیجز ہمیں لگتی ہیں, آؤٹیجز زیادہ ہوتے ہیں, تو کیا یہ کچھ عرصے میں آپ اس پہ کام کریں, آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. ہم سنتے رہتے ہیں پاور پروجیکٹس کا, یہ پاور پروجیکٹس کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے, یہ ہے کیا اور کتنے عرصے میں؟ میں ایک پاور سیکٹر کی سب سے بڑی کمپنی ہپکو کا میں سی او رہا 4 سال. تو دیکھیں پاور سیکٹر جو ہے اس میں ٹائم لگتا ہے بنانے کے اندر. آپ کا ہائیڈرو پروجیکٹس ہوتے ہیں جو پانی والے ہوتے ہیں, اس کا پیریڈ اٹ از فرام 5 years to 10 years ہوتا ہے. اب جو مین منگلا ڈیم بنے, تربیلیہ ڈیم بنے, 10 سال لگے ان کو, ٹھیک ہے نا. اور جو باقی جو تھرمل پلانٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آئل کے ہوتے ہیں, گیس کے ہوتے ہیں اور اب کوئلے کے ہوتے ہیں, اس کا پیریڈ 3 to 3.5 years کا ہے. یہ ایک پیریڈ لگتا ہے. آئی تھنک کہ جو 2013 سے جو پروجیکٹ بننا شروع ہوئے, جب پروجیکٹ بنانے میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے, اس کا فائنینشیل کلوز ہوتا ہے, پروجیکٹ کی جو ہے وہ ویلیو $2 billion کی ہوتی ہے, تو اس کی فائنینسنگ آرام سے نہیں ہوتی ہے. بٹ باٹم لائن از دیٹ 2-3 چیزیں اچھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو سال جو آپ کا جولائی 2017 1 جولائی 2017 سے لے کے 30 جون 2018 اس پیریڈ میں اندازاً پاکستان کے اندر جو پروجیکٹ فزیکلی کمپلیشن کے قریب ہیں, کمپلیشن کے قریب ہیں, یہ نہیں کہ صرف ڈرائنگ بورڈ پہ نہیں ہے, ڈرائنگ بورڈ پہ 4 years مکمل ہو رہے ہیں. تقریباً 10,000 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں جو اس وقت اور کمپلیشن کے فیز میں, بلکہ ان کی ٹیسٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے. میں اس کو بلکہ جو ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بتا دوں کہ 3 پروجیکٹ LNG کے پروجیکٹ ہیں جو کہ لاہور میں بن رہے ہیں, 1300 میگا واٹ کے پروجیکٹ ہیں جن کا ٹیسٹنگ فیز شروع ہو گیا ہے, اینڈ بائی فرام 1 جولائی to 31 دسمبر وہ تقریباً کمرشل پروڈکشن شروع کر جائیں گے. 3 پروجیکٹ ہیں. اس کے علاوہ 2 کول کے پروجیکٹ ہیں, آپ کے امپورٹڈ کول کے پروجیکٹ ہیں. وہ پروجیکٹ ساہیوال کا ایک کول پروجیکٹ ہے, ایک پورٹ قاسم کا پروجیکٹ ہے. یہ 2 کول پروجیکٹ جو ہے یہ بھی ڈفرینٹ اسٹیجز کی کمپلیشن پہ ہیں, بٹ دے ول بی کمپلیٹڈ شیورلی بائی اپریل 2018. اس طرح کے پروجیکٹ آ رہے ہیں, پلس ہائیڈرو کے جو ہیں پروجیکٹ, تربیلا کا جو ہے آپ کا جو ہے وہ ایکسٹینشن پروجیکٹ ہے. اور ٹھیک ہے, تربیلا سے شروع کرتے ہیں. ایکچولی مجھے 2-3 دفعہ بتا دیا گیا ہے جو کالر ہیں یحییٰ صاحب وہ ڈراپ ہو جائیں گے, تو آپ کی اجازت سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم یحییٰ صاحب. السلام علیکم نصرت, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بس پہلے تو 2 مہمانوں کو سلام ہو آپ کے, اور نصرت کے حوالے سے نصرت میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں یہ جتنے ہم ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں نا, ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری عوام کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, ہمیں کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. اچھا, دوسرا سے نصرت میں کہوں گا کیونکہ کل ہم تو کراچی والے تو بہت پریشان ہو گئے ایجوکیشن سے اور یہ دھرنوں سے اور یہ روڈ بلاک سے اور ریلی سے. بلیو کریں, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے ہمارے حق میں یہی ہم پہ رحم کریں اور ہمارے راستے کھولیں. یہ پانی کے لیے اور بجلی کے لیے جو کر رہے ہیں تو اس سے نہ تو ہمارے لیے کوئی اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے, نہ کچھ سے ہمیں وہ ہو رہا ہے. ہم لوگ کو تکلیف جو ہو رہی ہے, ہم پہ یہ مہربانی کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے راستے کھلے رکھیں اور ہمیں زیادہ پریشان نہیں کریں. ہم ویسی یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دور بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے گزارے ہیں, اور اس زمانے میں جن کو کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کرے تھے, اور اب وہ رہ رہے ہیں, وہ زرداری کو برا کہہ رہے ہیں. زرداری کے ساتھ تو وہ مل کے کام کرتے رہے, تو میری سمجھ سے باہر ہے یہ مطلب صرف سیاست چمکانے کے لیے لوگوں کو پریشان کریں, دیٹس ناٹ فیئر. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. ہمارے گیسٹ بھی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آج آپ کو موقع نہیں ملے گا, مجھے لگ رہا ہے ظفر صاحب کے پاس بہت کانٹینٹ ہے. نہیں, میں یہ کہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بات پہ میں پورا ایگری کرتا ہوں. جب کراچی میں فل ڈے اسٹرائک ہوتی تھی, جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو میں کہتا تھا کہ دیکھیں آپ کراچی والے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں اس کے اندر. اگر آپ فل ڈے اسٹرائک کرتے ہیں تو ایک آپ کا جو دہاڑی والا لیبر ہے نا آپ کا, وہ اس کی دہاڑی کے اوپر وہ بیس ہے, وہ اس دن کمائے گا تو کھائے گا آپ کا. اگر آپ وہ اپرچونٹی اس کی مس کر رہے ہیں تو وہ کس طرح ہوگا آپ کا. مطلب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بزنس ایکٹیویٹی چلنی چاہیے. آپ کل مدر ڈیز کی بات کر رہے تھے, کل میں بھی جو ہے ڈالمن شاپنگ پہ گیا, بیگم کے ساتھ گیا. بلیو کریں کہ اتنا رش تھا کہ جو ہے نا پارکنگ بھی نہیں ملی, پارکنگ کہیں دور کی, اور اتنا دکانوں میں رش تھا تو میں تو باہر پہ کھڑا ہو جاتا. میں نے کہا بیگم کو شاپنگ کرنے بیکاز زیادہ تھا. تو میں اس وقت جو ہے نا مجھے خوشی ہوتی ہے کہ
बिजनेस एक्टिविटी बहुत चल रही है, जब बिजनेस एक्टिविटी चल रही है तो गुब्बारे वाला भी जो खड़ा हुआ है ना, उसकी भी जो है ना आमदनी बढ़ी है, जो फकीर जो पैसा है उसकी आमदनी भी बढ़ी है। माई ओनली व्यू इज दैट बिजनेस साइकिल चलना चाहिए, और अगर आप स्ट्राइक करते हैं, रोड पे डिस्टर्बेंस होते हैं, तो बिजनेस साइकिल आपकी डिस्टर्ब होती है एज इट इफेक्ट्स द इकोनॉमी। सो वी ऑल शुड थिंक पॉजिटिव। प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, वो आज एक दिन खत्म नहीं होंगे। बहुत इंप्रूवमेंट है जो हमें फौरन करनी चाहिए, बहुत एरिया ऐसा है जहाँ हमने इंप्रूवमेंट नहीं की है, एंड सब हम कसूरवार हैं, इंडिविजुअली भी कसूरवार हैं, गवर्नमेंट भी है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं बिल्कुल चाहिए। ये वाला दुख तो है, पार्किंग दूर मिली थी, फूड कोर्ट में बैठने की जगह नहीं थी, और सब बाहर भी सब भरा हुआ था। तो लेकिन देख के खुशी होती है कि हमारे शहर में ये तमाम चीजें चल रही हैं और मुल्क में चल रही हैं एक्टिविटीज, वो चाहे कोई भी हिस्सा हो मुल्क का, तो खुशी अपनी जगह होती है। जी, इसको इस डिस्कशन को आप अब कूजे को समंदर को कूजे में बंद करें। अब समंदर को कूजे में उल्टा कहने वाली थी जी। मैं थोड़ा डिफर करूंगा, क्योंकि बीइंग ए पॉलिटिशियन ये जमहूरियत का हुस्न है, एहतजाज भी होने चाहिए, रैलीज भी निकलनी चाहिए, जलसे भी होने चाहिए, लेकिन इश्यूज पे मद्देनजर होना चाहिए कि इशू कौन सा है। अगर मुल्क का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके लिए जरूरी हो गया है कि अब उसके बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन को साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि मेरे मुल्क के अवाम, मेरे शहर के अवाम, मेरे किसी एक्टिविटीज से उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती। रोड मैप ऐसा देना चाहिए, प्लान ऐसा देना चाहिए, अल्टरनेट ट्रैफिक प्लान होना चाहिए। हमने हमारी भी कल रैली थी, PMLN की भी कल रैली थी यूथ विंग की जानिब से, लेकिन हमने इतना जबरदस्त ट्रैफिक प्लान बनाया और हमने पूरी रैली को सड़क के एक किनारे से लेकर हम कायद-ए-आज़म की मजार से लेते हुए प्रेस क्लब पहुंचे। लेकिन मैं समझता हूं कि पॉलिटिशियन को मद्देनजर रखना चाहिए सारी चीजें, कि हम कोई भी एक मैसेज देना चाहते हैं। अगर कल आपको एक मैसेज देना था तो आप एक जलसा भी कर सकते थे कि आपकी डिमांड सामने आ जाती है, आप पानी की डिमांड कर रहे हैं, कोई भी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन खुद हमें गोरा कब्रिस्तान के पास रोक लिया गया, आगे ट्रक्स खड़े थे, बसेस खड़ी थी और खाली थी, लोग नहीं थे उसमें, लेकिन हमें कहा गया कि जी आप आगे नहीं जा सकते। और इससे बहुत से लोगों के हेल्थ इश्यूज हैं। देखिए, सबसे मेजर तो हेल्थ इश्यूज हैं कि कितने ही लोग हैं, कितनी ही खवातीन हैं, किस किस कंडीशन में उनके साथ क्या क्या हुआ है। ये हेड ऑफ पार्टी को मैसेज देना चाहिए कि मेरी रैली के अंदर कोई भी सायरन अगर एम्बुलेंस का सुनाई देगा तो सब एक साइड पे हो जाएंगे और एम्बुलेंस को जाने देंगे। वैसे भी सड़क बंद नहीं करनी चाहिए, एहतजाज करना जो है वो अपनी जगह है, उसके लिए आप कोई जगह मखसूस कर लें, उसके लिए दुनिया के अंदर इस तरह हाई टॉप कॉर्नर है, कुछ भी यहाँ पर ईगल चौक होता था, सड़क को आप बंद ना करें। उसमें जितनी मतलब अगर मेरा किसी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर भी है ना, तो जब मैं 4 घंटे उस सड़क पे खड़ी रहूंगी तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो ये चीज इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से होती है। बट थैंक यू सो वेरी मच कि वक्त हमारा खत्म हो गया। किसी ने, मेरे ख्याल में सब इतना आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं कि किसी ने मुझे पहले कहा था और उसके बाद कुछ नहीं हुआ या आवाज नहीं आई। बहरहाल अब तो फिर आप और कंटिन्यू कर सकते हैं, और भी कोई अच्छा अब आ गई आवाज। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ मौजूद रहे और आई विश एंड आई होप कि ये 2018 की जो आपने बात की है उससे पहले हमारी मुलाकातें भी होती रहेंगी, तो आप हमें बताते रहेंगे कि जून जुलाई का कब हम ज्यादा इस सिचुएशन 2018 के शुरू में शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट रह गया है और मैं समझता हूँ कि LPG के जो हमारे 3 मंसूबे हैं 1300 मेगावाट के, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो जनवरी 2018 में कंजम्पशन जो है ना बहुत बड़ा फर्क आता है। जैसा जो विंटर मंथ है, विंटर मंथ में कंजम्पशन आपकी जो है ना 10-11 हजार पे आती है, और जैसे ही आपका समर आता है, जो एक्सट्रीम समर जल्दी आ गया, तो आपकी कंजम्पशन 22,000 पे चली आती है। इसलिए कि जो आपके एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन है दैट कंज्यूम्स अराउंड 7,000-8,000 मेगावाट। तो ये जो अप्रैल में क्राइसिस आए वो प्रोबेबली थोड़ी सी बेटर प्लानिंग होती है, और जो पावर प्रोजेक्ट IPPs थे वो बंद थे बिकॉज ऑफ उनकी मेंटेनेंस के लिए वो रहते, और पानी जो हाइड्रो वाला उस वजह से शायद इतना इशू नहीं आता, तो जो प्रॉब्लम कुड हैव कवर्ड थोड़ा बहुत। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद मौका नहीं मिला। एक्चुअली दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ माई शो कि आप 1 घंटे बाद भी ये कहेंगे मौका नहीं मिला। एक ब्रेक आ गया है यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो मदर्स डे के हवाले से हम कंटिन्यू करेंगे। यू आर ऑल वेलकम कि आप आएं और अपना इनपुट दें हमें वाया कॉल्स एंड मैसेजेस। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वाकई कुछ नया है चाय में। क्या राज है? करम का नया लाजवाब मजा। आज तो मुझे भी लाजवाब करती है। रंग खिला खिला, खुशबू ऐसी कि दिल को भाए और मजा
जुबान पे रह जाए। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। Now your Q Mobile 4G enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your Moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. तरंग का नया मजा बनाए, लाजवाब चाहे रंग खिला खिला जगाए, खुशबू ऐसी कि दिल को पाए, मजा इसका जुबां पे रह जाए। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। बनाने लगे हैं अपनी नैया को पार लगाने लगे हैं, मिलके कुछ ऐसा हम करने लगे हैं, नई तारीख हम रकम करने लगे हैं, धड़कते हैं ये दिल हमारे एक साथ, आपकी दोस्ती जिंदाबाद, आपकी दोस्ती जिंदाबाद, बॉन्डोए बॉन्डोए बॉन्डोए, बॉन्डोए बॉन्डोए बॉन्डोए, बॉन्डोए बॉन्डोए बॉन्डोए। वेलकम बैक। और जो हमने कहा कि अब हम मदर्स डे के हवाले से बात करेंगे, हर पहलू पे बात कीजिए। सिर्फ अगर आप अपनी अम्मी को कुछ कहना चाहते हैं तो आप कॉल करके उनके बारे में भी हमें बता सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आज तक आपको बहुत खुशी है, बहुत प्राइड फील करते हैं, वैसे तो मेरे ख्याल में दुनिया में एक यही रिश्ता है जो सबका एक जैसा है कि सबको अपनी अम्मी पसंद होंगी। बेगम पसंद नापसंद हो सकती हैं, बच्चों में भी होता है कि ये ज़्यादा पसंद है, वो कम पसंद है, फ्रेंड्स में भी हो जाता है, और भी जितने आपके रिश्ते हैं। लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है कि आपको एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी अम्मी के बारे में जब भी बात करेंगे आपको अपनी माँ पसंद ही होती हैं। और आज हम अम्मियों के बारे में बात करेंगे। तो जी हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं रज़ाला खान हैं, योगा स्पेशलिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं। वैसे ये बातें काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी करती रहती हैं। आज मैंने इनसे कहा कि अकेले नहीं आना है, आज अब किसी के साथ आना है। तो ये अपनी छोटी सी प्यारी सी मॉडल बेटी के साथ आई है। मॉडल इसलिए क्योंकि कमर्शियल्स कर चुकी हैं। कश्माला हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कश्माला, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओह माय गॉड,
मैं जाके हमजा को बताऊंगी कि आपसे सिर्फ एक स्टैंडर्ड आगे रखी, उसने मुझसे वापस ये सवाल किया और आप लोग कैसे हैं एग्जैक्टली। कशमाला की तरफ हम वापस आएंगे। इस तरफ भी हमारे गजाला हैं, गजाला आसिम है, मार्केटिंग मैनेजर है एक टेक्सटाइल कंपनी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ठीक हूँ, आप और बताइए। आपको ये मैं बता दूं कि इनमें भी एंकरिंग और होस्टिंग के बड़े जर्म्स हैं, क्योंकि अक्सर मौकों पर मैंने इनको एंकरिंग करते हुए देखा। वो असल में जैसे कहते हैं ना कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे जब कोई उन्हें दस्तयाब नहीं होता तो फिर वो मुझे बुला लेते हैं। तो ये है कि एक अच्छा है, कुछ स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज का जमाना इस तरह से वापस हो जाता है। अच्छा, अपनी बात पहले तो करेंगे, मैं कशमाला इनकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले अपनी बात करें। अपनी अम्मी आज जब जिस लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, ऑब्वियसली उसका भरपूर क्रेडिट आपके माँ बाप को जाता है, लेकिन अपनी माँ के हवाले से इंसान को हमें ऑन स्क्रीन बात करने का बड़ा कम मौका मिलता है। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू से अबाउट योर मदर। आई थिंक मैं ये कहूँगी जिस तरह हर इंसान का एक आइडियल होता है या हीरो होता है, माई मदर इज माई हीरो बिकॉज वी लॉस्ट आवर फादर व्हेन आई वाज ओनली 7। अच्छा, तो 7 साल की उम्र में आपके वालिद एग्जैक्टली। तो मेरी अम्मी ने शी वाज प्लेइंग बोथ द रोल्स, मदर एंड फादर। तो उन्होंने कभी हमें कमी महसूस नहीं होने दी हमारे अब्बू की। मतलब हमें, क्योंकि हम बहुत छोटे थे इसलिए हमें हमारी मेमोरी में भी इतने नहीं थे फादर। बट एक होता है ना कि आप में कॉन्फिडेंस या छोटी सी कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या कोई ऐसी बात रह जाती है, कहीं से लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, तो वो चीज़ हमारी अम्मी ने कभी आने नहीं दी। हमें इतना कॉन्फिडेंस दिया, जो चीज़ हम सीखना चाहते थे सीखो, ये करना करो। तो वो खुद माशाल्लाह इतनी ज़्यादा स्ट्रांग, शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग वुमन। और मैं ये कहूँगी कि मतलब शी वॉज नॉट दैट एजुकेटेड जितना होना चाहिए, बट कहीं से लगता नहीं है। इसलिए इफ यू मीट है, जिस तरह वो इंटेलेक्चुअल बातें करती हैं या वो जितनी गहरी नजर है उनकी सियासत पर और इन चीजों पर, अगर आप उनसे बात करें तो वो इतनी कॉन्फिडेंटली ये बोलती हैं, तुम देखना अब ये होगा, और वो होता है। तो हम कहते हैं अम्मी आपको कैसे पता? कहती है हमें सब पता है, हमने जनरल झा का दौर देखा, जनरल अयूब का दौर देखा, हमें सब पता है। तो हमें लगता है कि जितने भी आप एजुकेटेड हो जाएं, लाइफ में कभी भी आप स्टक होते हैं, जहाँ आपको लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े डिसीजन लेने होते हैं ना, तो आपको एक्सपर्ट की राय जो है वो सिर्फ माँ से मिलती है। आप कितने भी प्रोफेशनल हो जाएं, वो जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है ना माँ की, जिसे सिक्स सेंस कहते हैं, शी कैन सेंस एग्जैक्टली अपेरेंटली आपको वो चीज़, आपको लगता है कि आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगी, आपके लिए बड़ी इसमें स्कोप होगा, लेकिन आपकी माँ आपकी नेचर को जानती है, वो ये बता सकती है कि ये तुमसे नहीं होगा। चीजें छुपाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हमारी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी प्यारी, इतनी देर बाद आवाज आई है, खुल के लग रहा है स्पीकर, टेलीफोन लाइन सब खुल गए हैं। आई एम सो हैप्पी टू हियर योर वॉइस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैप्पी मदर डे। थैंक यू सो मच। मुझे मदर डे बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। और मदर्स डे कल हो गया, वैसे अपनी अम्मी के बारे में बताओ, अम्मी कितनी प्यारी लगती है? हाँ, मैं अम्मी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि जिसके माँ नहीं है उसको मैं पैगाम देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं उसके वाले लोगों को बताती हूँ कि माँ वो हस्ती है, वो रिश्ता है जो उसकी कभी जो है वो कहीं भी पूरी नहीं हो सकती। कहीं भी मैं बहुत ज्यादा कोशिश करती हूँ कि वो प्यार दूसरों से हासिल करूँ, कहीं भी हासिल करूँ, लेकिन मेरी वो कभी पूरी नहीं हो पाती कहीं से। माँ बहुत अजीम हस्ती है जो कभी मतलब वो उस इंसान को पता होता है जिसकी माँ जिंदा हो नहीं होता, जिसके पास वो रिश्ता नहीं होता, उसको मतलब माँ की प्यार को पता होता है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो बात इन्होंने की ये भी, और ये जो कहा जाता है ना लाइक मदर लाइक डॉटर, जैसी माँ वैसी बेटी, कभी तो बड़े अच्छे से कहा जाता है, कभी खैर भी कह दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि हर बेटी में ना उसकी माँ की कुछ ना कुछ चीजें जरूर बिल्कुल होती हैं। और जैसे भी गजाला कह रही थी ना, देखो पहले तो तुम दो गजाला के दरमियान बैठी हो, गजाला स्क्वायर है और दोनों ही बहुत टॉकेटिव हैं। गजाला खान ये गजाला खान है, गजाला जी, मैं गजाला आसिम हूँ। अच्छा, बात ये है कि जिंदगी में दोनों ही लोग बहुत जरूरी होते हैं, माँ और बाप, लेकिन चूंकि बच्चे का ज्यादातर वक्त जो है ना वो अपनी माँ के साथ गुजरता है। जैसे अभी गजाला ने ये बात कही थी ना कि मेरी वालिदा बहुत एजुकेटेड नहीं है, देखो तालीम के साथ एक लफ्ज है तरबियत। तालीम बगैर तरबियत की ना बिल्कुल अधूरी है। पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं होता। अवेयरनेस कहाँ से आती है? आपको आपके अंदर होता है सब कुछ, अच्छा और बुरा। वाई टू ब्लेम पीपल?
بات یہ ہے کہ اگر ماں جو ہے نا اگر اسٹرانگ ہوگی نا تو وہ بچوں کے اندر وہ چیز آتی ہے. اچھا آپ کو جو اتنی شعر و شاعری آتی ہے ادب سے جو آپ کو لگاؤ ہے یہ امی کی وجہ سے؟ ہاں امی کی وجہ سے بھی, تو میرے والد صاحب کی وجہ سے بھی. جب میں بچی بھی تھی نا تو میں کچھ چیزیں, میں نے بڑی چھوٹی سی تھی, میں 7ویں جماعت میں نے پڑھ لیا تھا خلیل جبران کو, تو مجھے خلیل جبران بڑا پسند آیا جب اس نے کہا نا کہ یہ جو غم کے بیج ہے نا ان کی کوئی آبیاری نہیں کرنی پڑتی, یہ ودیت ہوتے ہیں آپ کو, یہ اللہ نوازتا ہے آپ کو. تو وہ ماں کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ لاکھ اپنے گرد محبت کی لکیریں کھینچو, نہیں لاکھ اپنے گرد حفاظت کی لکیریں کھینچو, ایک بھی ان میں نہیں ماں کی دعاؤں جیسی. اور ایک یہ کہ مجھے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں سے محبت ہے, مجھے اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں سے محبت ہے, نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا. کہنے کو تو بہت کچھ. میرا نا میری ممی کے ساتھ نا بڑا ہی زبردست رشتہ تھا, اس طرح والا کہ اگر وہ آٹے کی تھیلی بھی پکڑنی ہے تو وہ بچی میں ہی ہوتی تھی گھر میں. سچ بتا رہی ہوں, جیسے بچیاں ہوتی ہیں تب وہ شاید میں نے نہیں کیا کبھی. مجھے لگتا ہے کچھ ٹام بوائے ٹائپ ہوں گی, بال تو بڑے ہو گئے, بال بڑے ہو گئے. یہ بالوں کا تو ہمیں پتہ ہی تھا, ہم تو اپنے ابا کے بھی کپڑے پہن کے نکل پڑتے تھے. ہم نے تو اتنا سوچا ہی نہیں کہ یہ پیرنٹس ہے کیا چیز. یہ تو جب ذرا اور بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ نہیں بھی اب کچھ خیال کرنا ہے. وہ والی بچی تھی کہ تھیلا بھی اماں نے پکڑانا. ہاں تھیلا بھی پکڑانا, وہ سائیکلیں چلانی. میں نے تم یقین کرو میں تو ٹانگا بھی چلایا ہے میں نے. اچھا الحمدللہ زندگی کو میں نے انجوائے پورے طریقے سے کیا. اور میں کہتی ہوں یہ فریڈم ملنی چاہیے. ایز فار ایز یو آر ناٹ ہرٹنگ اینی بڈی تو یو شوڈ انجوائے لائف, اور دوسروں کو بھی خوش دیکھ کے خوش ہوں. آئی تھنک سارے بچوں میں کوئی ایک بچہ لکی ہوتا ہے جس پہ ماں کو بہت کانفیڈینس ہوتا ہے کہ میرا اوبیڈینٹ بچہ ہے, اور وہ ماں یہ سمجھتی ہے میں اس کو کسی بھی کام کا کبھی بولوں گی مجھے نہ نہیں کرے گا, نہ نہیں کرے گا. وہ ماں کا مجھے کانفیڈینس ہے نا دیکھ کے لگتا ہے تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے وہ بچہ سب سے زیادہ دعائیں لیتا ہے. ہاں یہ تو انکانشیس تو یار وہ سب مجھے لگتا ہے کہ جس کو مال زیادہ پڑتی ہے وہ بھی بہت آگے تک جاتا ہے. تو میں اگر حمزہ کے ساتھ کبھی کچھ کر دوں تو میں اسے کہتی ہوں بیٹا کوئی بات نہیں, تم بہت ترقی کرو گے کیونکہ ماما کے ہاتھ پڑے آپ کو. ہمارے ساتھ کالر ہے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اور آپ کے مہمانوں کو سلام, اور تمام لوگوں کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کو مدرس ڈے کے حوالے سے بہت بہت مبارکباد. دیکھیں اس دن جو ہے بہرحال یہ شروع تو مغرب سے ہوا, لیکن ہمارے لیے تو بہرحال ایک اپرچونٹی ہے کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ تجدید عہد کر لیں کہ جن لوگوں کی والدائیں ہیں ان کی زیادہ خدمت کریں گے, احسان کریں گے, ان سے جڑ کے رہیں گے, اور دوسرے دن کی نہیں ہے ان کے لیے سارے ثواب کریں. اور ایک بات پہ غور کریں, جتنے بڑے شخصیات دیکھیں, بیوروکریٹ ہو, ایون سیاستدان ہو, یا کوئی بھی مقام جس نے حاصل کیا ہو شعر و ادب کے حوالے سے, ادیب, نثر نگار, شاعر, ایک بات سب میں کامن ملے گی کہ وہ اپنے والدہ کے ساتھ بہت مخلص تھے اور ان کی قدموں میں رہے. تو چونکہ ان کے قدموں میں رہے دنیا میں ان کو ایک مقام ملا. اور میں آج تھوڑا سا ذکر کروں گا ان چھوٹی بچوں کا جن کی مائیں بیچاری عزیز دنیا سے چلی گئیں اور ساری زندگی ان کو یاد آتی رہیں گی. میں دعا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کی زندگیاں محفوظ گزرے, اس زندگی کی دھوپ میں قدم قدم سے اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے اور ان کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آئیں, ان کی والدہ کی روحیں خوش ہوں. شکریہ. بالکل, بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بات انہوں نے اس وقت کر دی, اس پہ میں بھرپور آپ دونوں سے بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن کشمالہ کیونکہ خاموش بیٹھی ہیں. کشمالہ یہ بتائیں آپ کی امی کو جب کبھی ہم شو میں بلاتے ہیں ویسے ان سے باتیں کرتے ہیں نا, بہت مزے کی باتیں کرتی ہیں, گھر میں ایسی ہی مزے کی باتیں کرتی ہیں یا باقی سب سے مزے کی باتیں کر کے آپ لوگوں کے ساتھ غصہ کرتی ہیں؟ سچ نہیں مما ہمارے ساتھ بہت مزے کی بات کہہ رہی ہے جب کر رہی ہیں. یہ انگریزی بولتی ہے نا گھر میں سارا وقت. ہاں جب وہ بہت خوش ہوتی ہے کبھی کبھار ہمیں فیوریٹ ریسٹورینٹ لے کے جاتی ہے. کب اتنی خوش ہوتی ہیں کہ آپ کو فیوریٹ ریسٹورینٹ لے کے جاتی ہیں, یہ بتاؤ. جیسے ہمارا دل کبھی جاتا ہے تو مما ہمیں لے کے جاتی ہے. جیسے ایک دن ہو مدرس ڈے پر جو آپ کچھ بھی اگر پہلے آپ کچھ نہیں کرتے تو مدرس ڈے ایک دن ہوتا ہے جو آپ جتنے بھی اپنے امی کے ساتھ کہنے آپ کر دیتے. ارے واہ بھائی, اب ایک دن ہوتا ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں, امی سے لاڈ اور ساری چیزیں, اور امی کے لیے کچھ سرپرائز ہے نا. ان کے برتھ ڈے پہ بھی کچھ سرپرائز وغیرہ کرتے ہیں؟ جی ہاں, یا بس اپنے برتھ ڈے کے گفٹ لے لیتے ہیں؟ ہمارا مما کی برتھ ڈے سیم ہے تو میں مما کی برتھ ڈے پر پیدا ہوئی. She's my birthday present. میری بھی سیم برتھ ڈے ہے. کیا ہے؟ 29 اکتوبر. میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے 29 اکتوبر. ہاں کیا بات ہے بھائی, کیا بات. اب ذرا آپ لوگوں کا بریک میں انٹرویو کرتی ہوں, ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کیسے لوگ ہیں آخر اس دن کے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اور یہ جو احسن صاحب نے بات کی تھی بہت امپورٹنٹ ہے, میں کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بچے جن کی مائیں چلی جاتی ہیں اور پھر ان کی دوسری مائیں آ جاتی ہیں, اس پہلو کو بھی آج ہم ضرور بات کرنا چاہتے ہیں آفٹر دی بریک.
लाजवाब मजा। अब तरंग से बनाए आप भी सबसे बेहतरीन चाय। किस तरह डील करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को आप? हम सब एक पेज पर हैं, एफसी हमारे साथ है, आर्मी की हमें सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान एक बहुत ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट से गुजर रहा है जहां हम एक ट्रांजिशन से गुजरे हैं। एक कंप्लीट दहशतगर्दी 2013 में 24 से 2500 वाक़यात होते थे सालाना, इस वक्त 107 के ऊपर आए और इसमें तमाम सूबाई हुकूमतें मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने अपने अपने सूबों में इंटरवेंशन किए हैं जो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं होती। सो लेट्स टेक द क्रेडिट ऑल ऑफ अस। मैं दुनिया जहां के चैलेंज पे जाता हूँ, मैं दिल की बात आपको करूँ, पीटीवी पे आता हूँ, मुझे अपना लगता है हमारी पहली हुकूमत है पिछले 40 साल में इसने एक गैस का कनेक्शन भी सिफारिश पर नहीं लिया। ये मुस्तरद नक्शा है। अगर आप जूम इन करें जो यहाँ पे आपको चीनी में लिखा हुआ भी नक्शा आ जाएगा, तो ये वो चाइना का अप्रूव नक्शा है। ठीक है, क्यों मंजर आम पे साइड में ये कमीशन की रिपोर्ट आपके दौर में बनी थी, क्यों नहीं कराई? नहीं, अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई, लेकिन ये क्या आनी चाहिए और ये बिल्कुल आनी चाहिए। हमें रिस्पेक्ट सीखना चाहिए उन इंस्टीट्यूशन का जिसको इंडिपेंडेंटली उन्होंने ऑपरेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। कम सितंबर 2013 को ये वजीर आजम गया था कराची में आग और खून का जो खेल जारी था उसको रोकने के लिए। आप फिजा से जब नीचे देख रहे थे, आपकी क्या उस वक्त फीलिंग होती? इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान वेलकम बैक। वापसी हमारी हो गई और हम बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे थे दोनों गजाला के साथ। और गजाला आसिम से हम शुरुआत करते हैं इस बात की क्योंकि एहसान साहब ने कॉल की और उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उजागर किया कि वो बच्चे जिनकी माएँ दुनिया में नहीं हैं और अगर उनकी मैं इसको आगे एक्सटेंड करूंगी कि अगर उनकी दूसरी मदर आ जाती है, बहुत छोटा बच्चा होता है, जब आप उसे अपना बना सकते हैं उसे पता भी नहीं चलेगा। मगर आई हैव सीन केसेस इन माई लाइफ अनफॉर्चुनेटली जहां इतने छोटे से बच्चे से भी बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है। कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात मसूद तुमने ये पूछी है और जो कॉलर थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि वो इस तरफ बात को लेकर है। देखिए, आप बच्चों के साथ में एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें, बच्चों से ना दो लोग मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं बहुत दफा कहती हूँ, जो लोग सुन रहे होंगे अगर आज तो उन्हें पता चलेगा, एक बच्चे और एक बूढ़े। बच्चों में ना आप अपने आप को जवान होते हुए देखते हैं और आप बूढ़ों में ना मतलब माँ बाप में, अपने सास में, अपने ससुर में आप अपने आप को ना बूढ़ा होते हुए देखते हैं। तो पता चलता है कि ये फेजेस हैं लाइफ के। जैसे अभी गजाला ब्रेक में कह रही थी ना कि जो आप करते हैं मकाफाते अमल है वो आता है। देखिए, बच्चों को स्कूल में देखते हैं आप, कभी झगड़ा हो जाता है, बच्चा कभी कंप्लेन करता है, कभी आपको बुलाया जाता है, इवेंचुअली क्या होता है वो बच्चा भूल जाता है। तो प्लीज ऐसी वो तमाम माएँ जो किसी की स्टेप मदर हैं, थोड़ी देर को ये सोचें कि मोहब्बत ना एक तरह से होती है, दिल एक ही तरह से दुखता है, बच्चा आपका हो या दूसरे का हो। अगर आप उससे मोहब्बत करना शुरू करेंगे तो यकीन कीजिए यही बच्चा बड़ा होकर ना इन रिटर्न आपसे मोहब्बत करेगा और आपकी इज्जत भी करेगा। अच्छा, और वही बच्चे होते हैं ना कुछ जो अपनी अम्मी से ज्यादा अटैच होते हैं, खाला से, बिल्कुल से, है, तो वो दादी से, मैं तो इस वजह से, हाँ दादी से, नानी से, बिल्कुल 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 है। मैं अपनी बेटे की जैसे बात बताऊँ, वो काफी दफा मुझे कहता है कि ये तो चीज आपने अच्छी नहीं, दादी तो इतनी अच्छी बनाती है, आप देखें लिटरली वो काफी दफा कहता है मुझे ये बात, और यकीन करें वो उससे बड़ी मोहब्बत करती है। तो ये भी देखिए, एक माँ का एक वो फेज है। देखो, आज वो माएँ, कल वो माएँ थी, आज हम माएँ हैं, तो पता चलता है ना इन सब चीजों का। तो अल्लाह ताला हमें तमाम रिश्तों में बांधता है नुसरत। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं गजाला, हम इस फीलिंग को अगर ये हो जाती है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, किसी में भी हो सकती है, मुझ में या किसी और में, कि हम एक कॉम्पिटिशन सा अपने दिल में क्रिएट कर लेते हैं कि ये तो फलां का बच्चा था और अब ये मेरा शौहर है, इसकी पहली की बीवी थी। ये जो चीज है, अगर कोई आज हमें देख रहा हो और वो सोचे कि चलो मैं अपनी काउंसलिंग करती हूँ, तो हाउ टू डू इट?
इसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये कि देखें, अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट से बात करें तो अपर हैंड, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ठीक है। तो ऊपर वाले हाथ का मतलब क्या होता है कि अगर आप देने वाला हाथ है ना, कि देने वाले हाथ का मतलब होता है कि आपने किसी को कुछ भी देना है तो वो सिर्फ चैरिटी नहीं होती है, उसमें प्यार देना, मोहब्बत देना, इज्जत देना, माफी देना। माफी का बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप ये देखें, अगर आप दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे तो वो आपकी ईगो का इशू बन जाएगा, क्योंकि जब आप फॉरगिव नहीं करते तो वो आपके अंदर ग्रजेस पैदा होते हैं, और जो छोटे छोटे ग्रजेस होते हैं वो इवेंचुअली जाके रिलेशनशिप को खराब करते हैं। जितनी जल्दी आप माफ करते हैं उतने ही लाइट आप रहेंगे फिजिकली, मेंटली, और सबसे बड़ी बात उस रिलेशनशिप की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप जब फॉरगिव करने की आदत डाल देंगे ना, उस इंसान की कोई चीज आपको बुरी ही नहीं लगेगी, क्योंकि आप ये सोचते हैं, एक्सेप्टेंस में आते हैं ना कि हम सब एक जैसे हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। अगर किसी और में इस चीज की कमी है तो मुझ में किसी और चीज की कमी होगी। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इस सारी कमी के साथ मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे एक्सेप्ट किया जाए, तो दूसरा भी तो मेरे जैसा इंसान है, वो भी तो यही चाहता है कि उसको भी उन सारी कमियों के साथ आप एक्सेप्ट करें, प्यार करें। तो और जो आपके सामने वो बहुत छोटा बच्चा है, एग्जैक्टली। और बच्चे देखें, बच्चे एक ऐसी ये एक कच्ची टहनी की तरह होते हैं। जब छोटे होते हैं ना, आप जिस तरफ चाहे मोड़ लें, जब ये बड़े हो जाते हैं ना, सूखी लकड़ी बन जाते हैं। मेरे पास काउंसलिंग के लिए ऐसे लोग आते हैं, आप यकीन करें, वो ग्रोन अप्स हैं, बड़े हैं, लेकिन कि जो पर्सनैलिटी में फ्लॉज रह गए हैं या थोड़ी कमियां रह गई हैं, वो बचपन की हैं। वो बचपन की है, लेकिन वो क्योर नहीं हुई, इसलिए वो उनकी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बन गई, और वो उनकी आने वाली लाइफ, जैसे उनकी अपनी शादियां अफेक्ट हो रही हैं उनके बचपन की वजह से, क्योंकि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ बचपन में क्योंकि वो सप्रेस थे। अच्छा, और हर कोई जिसने ये कर दिया हो ना, दुनिया से जाने से पहले वो माफी जरूर मांग लेता है। ऐसे भी हमने देखे हैं कि उस लेवल पे जाके फिर आपको अंदाजा, लेकिन माफी का टाइम भी तो मिले आपको। ये भी तो है कि आपको क्या आपको होती है ज्यादतियों की नहीं, जिंदगी खत्म होने की गारंटी तो नहीं है। तो आप कश्माला को जो है ना नींद आना शुरू हो गई, क्योंकि आप लोगों ने इतनी सीरियस बातें की हैं, तो कश्माला जो है वो लग रहा है सो जाएंगी। कश्माला, आपकी मामा जो है वो तीनों में से आप तीनों जो बहनें, तीनों में से किसके साथ ज्यादा अटैच्ड हैं? आपको लगता है कि अपनी प्राइवेट डिस्कशन जो है ना ये इसके साथ करती हैं? मुझे लगता है थोड़ी सी शैली भी और थोड़ी सी मेरी भी। मेरी भी बड़ी है। अरे डिप्लोमेटिक आंसर है। हाँ, तो वो बीच वाली जो है वो शो तो नहीं देख रही? वो इसको पता बीच वाली चिल है, वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ बच्चे देखो खुद से ऐसे ब्लेस्ड होते हैं। हाँ, नेचर होती है कुछ लोग। वैसे बीच वाले ऐसे होते हैं कि बिल्कुल चिल होते हैं। जो सबसे बड़ा होता है वो मोस्ट डिफिकल्ट चाइल्ड होता है। मुझे लगता है कि मोस्ट डिफिकल्ट चाइल्ड है, पालने के फेज से गुजर रहे होते हैं। हाँ, हम भी उसी पे तजर्बा कर रहे होते हैं। उसको ये लगता है कि मेरी गोद छिन गई है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, लगता है पहला बच्चा। पहला ज्यादा सेंसिटिव, दूसरा मस्त, तीसरा शरारती और चिपकू है ना, ये शरारती है। हाँ, शरारती। ज्यादा दोस्ती किससे, बड़ी वाली बहन से, बीच वाली बहन से? दोनों से। अच्छा, घर जाना है ना? हाँ, घर जाना है, लेकिन उसने बात कितनी प्यारी की है कि मुझे लगता है कि बड़ी वाली से और मुझसे भी। अच्छा, आपका जो बेटा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अपनी अम्मा के साथ जो है वो बड़ी शेर व शायरी भी करता है। कौन से, आप मुझे पिछले दिनों बता रही थी, कौन से अशार, कौन से शायर उनको याद है? उसको गालिब बहुत पसंद है। एक दफा, और है वो इतना छोटा सा, आप देखें, आपको बड़ा बेटा है, जब देखे तो इतना सा गालिब पसंद। मैं बहुत हैरान थी, यकीन करो कि गालिब जो है ना, बड़ों को बहुत बड़े होके समझ आता है। वही तो मैं कह रही हूँ ना, और इकबाल की बातें बड़ी आसानी से समझ में नहीं आती। अच्छा, मैं जब जॉन इलियस से मिला करती थी ना, तो मैं अपने से रिलेट करती थी उनको। फिर मुझे पता चला कि हम असर क्या होते हैं। हम असर लोग ना उम्र से नहीं होते, सोच से होते हैं। बहुत से लोग ज़ौक़ से होते हैं। सोच का बहुत बड़ा ज़ौक़ प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त हमारा। मुझे बड़ी फीलिंग हो रही है। हम कहते हैं ना कि बुजुर्ग देखिए, एज डजंट ब्रिंग विजडम ऑल द टाइम, सम टाइम इट्स कम्स अलोन। अभी आपने बहुत अच्छी बात की, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड द वे यू आर सेइंग। अच्छा नुसरत, एक और मैं तुम्हें बात बताऊं, मैं जितने भी मॉर्निंग शो अव्वल तो मैं देखती नहीं, ठीक है। हम बहुत पहले से जब ये मॉर्निंग शो देखा करते थे ना, तो मैं अपने घर में अपनी मदर इन लॉ से कहती थी कि यार ये जो लड़की आती है ना, कम से कम ये बातें कुछ हो कर सेंसिबल बहुत फर्क है बहुत सी चीजों का। हमने चेंज कर दिया। हम कम से कम डिस्कस तो करते हैं ना बातों को। अपनी शादियां करा रहे हैं उन्हीं लोगों की जिनकी फिर हो गई हैं। मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मतलब मैं कहती हूँ जो टाइम आप स्पेंड करते हैं उसमें चिल तो आपको करना है हर चीज में, लेकिन ना उसका कोई ऐसा पहलू भी होना चाहिए कि आप उठे तो आप सीखें। जैसे आई एम लर्निंग थिंग्स फ्रॉम यू। अच्छा, एक चीज मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे
बीइंग मदर अपने अंदर काफ़ी डेफिशिएंसीज नज़र आती हैं जब मैं अपने आप को अपनी अम्मा से कंपेयर करती हूँ, सबसे ज़्यादा बर्दाश्त की। वैसे तो मेरे बच्चे इतने ब्लेस्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी अम्मी की भी उन पे एक अम्ब्रेला है, और वो जो बात मुझसे उस तरह मनवा नहीं सकते वो जाके अम्मा से मेरी मनवा लेते हैं। तो मेरी अम्मा की भी इस कदर उनके ऊपर झुकाव है कि वो सब सही हो जाता है। दादी उनकी है नहीं, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, तो वो वाली चीज़ है नहीं, तो वो नानी दादी वाली सारा प्यार मेरी अम्मी से निकालते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि अब यंग मदर्स को भी बहुत कुछ नाज़रीन, बीजिंग में होने वाले बेल्ट एंड रोड फोरम का आज इख्तितामी दिन है और इसके पहले सेशन के इख्तिताम पर इस वक्त आलमी रहनुमाओं का ग्रुप फोटो लिया जा रहा है। नाज़रीन, पहले सेशन के गोलमेज कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आलमी रहनुमाओं का इस वक्त ग्रुप फोटो बनाया जा रहा है। ये मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। आज गोलमेज कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन और बेल्ट एंड रोड फोरम का इख्तितामी दिन है, जिसमें इस वक्त आलमी रहनुमा ग्रुप फोटो बनवा रहे हैं। नाज़रीन, ये मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं। बीजिंग से ये मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देख रहे हैं। आज बेल्ट और रोड फोरम आलमी रहनुमाओं का ग्रुप फोटो इस वक्त बनाया जा रहा है। बीजिंग में होने वाली बेल्ट एंड रोड फोरम का आज इख्तितामी दिन है, जबकि आज दूसरे दिन इसके पहले सेशन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन के इख्तिताम पर आलमी रहनुमाओं का ग्रुप फोटो बनाया जा रहा है। चीन के सदर शी जिनपिंग भी इस मौके पर मौजूद हैं, जिनके हमरा बाकी आलमी रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं ग्रुप फोटो के लिए। इस कॉन्फ्रेंस के मेजबान चीन के सदर शी जिनपिंग भी मौजूद हैं, जबकि मुख्तलिफ आलमी रहनुमा भी इसमें मौजूद हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस फोरम में 29 मुल्कों के सरबराहान मुमलिकत और हुकूमत शरीक हुए और इस वक्त आप देख रहे हैं ग्रुप फोटो बनाया जा रहा है, जबकि आलमी बैंक, IMF और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी इस मौके पर मौजूद थे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन के इख्तिताम पर इस वक्त ग्रुप फोटो लिया जा रहा है। ये मनाज़र आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पहले मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं ने इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन से खिताब भी किया। ये मनाज़र आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजिंग में होने वाली बेल्ट एंड रोड फोरम का आज इख्तितामी दिन है, जबकि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन के इख्तिताम पर इस वक्त आलमी रहनुमाओं का ग्रुप फोटो बनाया जा रहा है। नाज़रीन, चीन के शहर बीजिंग से ये मनाज़िर आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। This time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. This time check was brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV न्यूज़ में अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमा गुलजार। आज के दौर में कोई मुल्क तन्हा तरक्की नहीं कर सकता। ताउन के जरिए ही चैलेंजेस से निमट कर तरक्की का हुसूल मुमकिन बना सकते हैं। आए दुनिया को मिलकर अमन और खुशहाली का गहवारा बनाएं। आपस के तनाज़ात पुरअमन तरीके और बाहमी मुज़ाकरात से हल करें। चीन के सदर शी जिनपिंग का गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। गोलमेज कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन करीबी शराकतदारी के मौजू पर जारी। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में शरीक। गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दूसरे सेशन में आलमी रहनुमा मरबूत ताउन से बाहमी तरक्की के मौजू पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस के दोनों सेशन से खिताब करेंगे।
पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को फैसला डोमिनिका टेस्ट में दिलचस्प मुकाबले के बाद 101 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-1 से तारीखी फतह हासिल कर ली। 25 विकेट लेने वाले यासिर शाह मैन ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में 65 बरस बाद शिकस्त दी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह हक के करियर का फातिहाना इख्तिताम। बतौर कप्तान 11वीं सीरीज अपने नाम की। मिसबाह हक और मायानाज बैट्समैन यूनुस खान का बैनुल-अक़वामी करियर इख्तिताम पजीर। दोनों खिलाड़ियों को आखिरी इनिंग्स के बाद जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शुरू हो रही हैं। सेनेट का इजलास दिन 2:30 बजे और कौमी असेंबली का इजलास शाम 5 बजे होगा। वज़ीर दाखिला का FIA को सोशल मीडिया पर पाक फौज को बिला जवाब तनकीद और तस्दीक का निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। आज़ादी इजहार की आड़ में पाक फौज या इसके अफसरान की तस्दीक नाकाबिले बर्दाश्त है। शहीद निसार अली खान। खानेवाल की तहसील जहानिया में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTV। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के 56,41,000 से जायद बलूचिस्तान के 24 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा के कतरे पिलाए जाएंगे। तमाम इंतजाम मुकम्मल। मुमताज नाथखा मुनीबा शेख 74 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। नाथखानी के शोबे में आला खिदमात के एतराफ में प्रोफेसर मुनीबा शेख को 1991 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। तेरे मोहित में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 765वें उर्स का आगाज। गवर्नर जनरल मोहम्मद जुबैर ने तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंद हजारों की तादाद में सहवन शरीफ पहुंचना शुरू हो गए। मज़ार के दाखिली और खारजी रास्तों पर सब सिक्योरिटी। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान दुनिया के सबसे मकबूल और बड़े सर्च इंजन गूगल पर मदाहों से बराह रास्त बात करने वाले पहले पाकिस्तानी गुलकार बन गए। नशस्त का मौजूद सूफी म्यूजिक हेरिटेज था। गूगल पर राहत फ़तेह अली खान की गुफ्तगू और मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए PTV न्यूज़ के साथ रहिए। खुदाए दुलजदा तर्जुमाने मागी शाने हाल। सायाए खुदाए दुलजदा तर्जुमाने मागी शाने हाल। रहबरे तरक्कियों का हाल। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर है दर की आल का, मैं कायद का फरमान। अगर हमारा ईमान पक्का है और अगर हमारा हौसला बुलंद है तो इंशाअल्लाह हम मुसीबत पर फतह करेंगे। मैं सीने में कुरान, मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। हम तलवारों की नोक पे चढ़ के नगमे गाएं, हम वो हैं जो बस्तिये पे ही गोली खाएं। मैं उम्मत का सालार हूँ, मैं अल्लाह का मतलार हूँ, मेरा हक़ों की जवान कहते हो खड़ी चट्टान। मैं हूँ कश्मीर की वादी, मैं गिलगित बल्तिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ।
वेलकम बैक। हम आ गए और मदर्स डे के हवाले से अब हमारे और मेहमान जिनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, बहुत ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट लेडीज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम माहिन खान को उनकी बेटी मिनाल के साथ यहाँ खुशामदीद कहेंगे। माहिन खान के बारे में मैं आपको बताऊं कि आप इनको होस्टिंग करते हुए देख चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये FPCCI की चेयरपर्सन है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइबर क्राइम। आपको खुशामदीद एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, दोनों ठीक हैं? मिनाल आप ठीक हैं? अच्छा, मिनाल उसी तरह ही सीरियस है ना? हाँ, जो चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया है। तो ये बचपन में तुम भी सीरियस थी या ये अपने अब्बा जैसी हैं कुछ? मैं भी ऐसी थी। हाँ, अब ऐसी हो चुकी है। अब ऐसी हो गई हैं। अब तो माहिन माशाल्लाह बात करती हैं तो बिल्कुल एंड तक खत्म करके, जब तक आप जो है ना आप भी सही से डाइजेस्ट कर ही लेते हैं। और हमारे साथ ये मौजूद हैं जी फरजाना मिर्जा, यहाँ तशरीफ लाई हैं। ये भी मल्टी टैलेंटेड हैं। जब मैं इनको जानने लगी थी तो ये मेकअप के हवाले से, स्टाइलिंग के हवाले से बहुत फिनेस इनके काम में थी और इस वजह से मैं हमेशा इनको पसंद करती थी। बट ग्रेजुअली इन्होंने अपना एक और टैलेंट खुद ही से हंट किया। एक दफ़ा खैर इन्होंने मेरे ख्याल में किसी चैनल में गाया था, उसके बाद इनको इतना रिस्पॉन्स आया कि इन्होंने सोचा कि मुझे एज सिंगर भी काम करने की जरूरत है। एंड शी हैज बीन वर्किंग हार्ड ऑन इट। और फरजाना मिर्जा एज सिंगर आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है फरजाना, एंड सिंस आई नो यू, तो पिछले ही दिनों कुछ अरसा हुआ है कि आपकी वालदा की डेथ हुई, एंड आई कुड रिलेट कि आप इस तरह के माहौल में जरा इंसान को ज्यादा फीलिंग होती है। तो कोई ऐसी बात हो तो आज आपका अपना फोरम है, आप कुछ भी कहना चाहें आप जरूर कह सकती हैं, एटलीस्ट उन लोगों को कि जिनकी वालदा है लेकिन अब वो कदर नहीं है, जब वो दुनिया से चले जाते हैं। और मेरे ख्याल में वो लोग जो इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल। आपके साथ हमारे म्यूजिशियन मौजूद है, इनका तारुफ आप कराइए भाई। सुबह से मैं इनको देख रही हूँ। अच्छे म्यूजिशियन सलीम साहब वायलिनिस्ट हैं, बहुत अच्छे। तो कल जब आपका फोन आया कि फरजाना आना है तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि माँ से रिलेटेड कुछ चीजें करनी है। तो यू नो माँ तो एक लफ्ज ही ऐसा कि इतना फील वाला है। हाँ, तो मैंने आज आपकी वो फीलिंग हम गाने के थ्रू देखते हैं। और हमारे साथ में राइट हैंड साइड पे मौजूद हैं सबा खान है, अपनी मदर नसीम अख्तर साहिबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कैसी है सबा? ठीक ठाक है? अम्मी से बड़ा मिलती हैं आप, है ना? हैं लोग कहते हैं? बहुत कहते हैं, बहुत कहते हैं, बहुत कहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा है। और ये कौन से नंबर पे? ये दूसरे नंबर पे। आज तो आंटी से बात होगी ना? अच्छा, तो ये आपको एक इंसान को अपना भी होता है ना कि जब आप अपने सारे बच्चों में देखते हैं तो आपको लगता है इसमें मेरी झलक ज्यादा है। वो दिखने के हवाले से भी हो सकता है, आदत के हवाले से भी हो सकता है। तो आपको किस में लगता है सबसे ज्यादा? सबा में ही लगता है मुझे। अच्छा जी, सबा में ही ज्यादा लगता है जी। आपकी ताबेदार है ये? बहुत ताबेदार है, बहुत ताबेदार है, बहुत अच्छी बच्ची है ये। अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी बच्ची है ये। क्या अच्छाई है बच्ची में, ये तो बताएं। इसमें बहुत अच्छाई हैं, ये बहुत ख्याल करती हैं। मेरा नहीं, सबका ही ख्याल करती हैं और सबका ख्याल बहुत करते हैं। पहले गुस्से में कहेंगी छोड़े रहने दे, मुझसे नहीं होता ये। अच्छा। बाद में कहेंगी नहीं नहीं छोड़े ना, बेचारा गरीब है ना। अच्छा। इसके साथ ऐसा होना चाहिए, चलेगी मजबूर है ना, परेशान है। हाँ। तो इस तरह की माशाल्लाह इनमें काफी बातें हैं। हाँ। और ना बहुत। अच्छा सबा, ये बताओ कि बचपन से क्या करना था? इसी तरह टीवी का कुछ था शौक? नहीं, कुछ भी नहीं, सोचा भी नहीं था। खुद ही इंसिडेंटली, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन बैंक ना। अच्छा। तो वहाँ पे थी, बस मेरी फ्रेंड थी एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती, उनकी मॉडल भाग गई थी। ओके। तो बस उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई पॉसिबिलिटी है तुम आ जाओ। मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ करना नहीं आता, मैं क्या करूँगी? हाँ। कहते वो हमारा काम है, तुम अगर आ सकती तो आ जाओ। अच्छा, तो ये सवाल लेकिन मैंने इसलिए पूछा कि अम्मा ने उस वक्त क्या बोला, क्योंकि अलग से आप किसी फील्ड में आ रहे होते हैं, तो अम्मी का क्या रोल था उस वक्त? बस अम्मी को मैंने कॉल किया, उनसे सिंपल मैंने पूछा, मैं कहा भाई वो इनकी मॉडल भाग गई है, चली जाओ, एक सॉन्ग है करना है तो चल जावे साहब करता। अच्छा। कहती हाँ चलो ठीक है चलिए। इतनी कूल है अम्मी। उनको यही था ना कि चलो एक आध गाना या दो। एक्चुअली जब मैंने कमर्शियल किया था सुहेल साहब के साथ ही, तो फिर मैंने सही तरीके से इससे परमिशन ली। तो आपको ठीक लगा कि हाँ बहुत ठीक है, ये कॉन्फिडेंट है, कर लेगी, कोई ऐसा मसला नहीं होगा? मैं शौक था ना। हाँ। तो मैंने कहा कि अपना शौक पूरा कर लें। अच्छा। हाँ, शौक है इनको बहुत, और वैसे भी माशाल्लाह बहुत हर काम में बहुत दिलेर हैं।
اچھا دلیر ہے تو آپ نے کوئی ٹینشن نہیں ہے, جاؤ جی لو اپنی زندگی. جی بالکل, زندگی جینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نے اجازت دے دی. میں نے اجازت دے دی. اوکے چلے واپس آپ لوگوں کی طرف ٹرن ہوتے ہیں. ذرا ماہن آپ مجھے بتائیں, کیونکہ ماہن کے بارے میں ہم نے کافی ٹائم گزارا ساتھ میں, مجھے پتا بھی ہے کہ یہ بھی اکلوتی ہیں, ہے نا, بہن بھائی نہیں ہیں, تو امی کی سپورٹ میرے اور آپ کے ساتھ تو آج تک ہے. کامن ہے, ہم دونوں میں بالکل کامن ہے کہ ہر چیز ڈپینڈنٹ آن امی کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. انفیکٹ میں یہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ تینوں بچوں کو کیا میں اس طرح تربیت دے سکوں گی, ٹائم تو میں بالکل نہیں کہوں گی کہ دے سکتی ہوں اس طرح جس طرح میری مدر دیتی ہیں. انفیکٹ میرے ساتھ میرے خیال سے 3+ ایڈ کر لیں ان کے لیے 4 بچے سیم ہے بالکل. تو ہر چیز انہی سے ہوتا ہے, مطلب کہ بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے, ہماری نہیں ہمارے بچوں کی بھی انہی. اچھا یہ بتائیں آپ مجھے رفلی یاد ہے کہ یو کال یور مدر جان جی, ہے نا, تو امی کیوں نہیں جان جی کیوں؟ جان جی کو بچپن سے آئی تھنک جب وہاں کھولی تھی تو ایک تھا کہ جوائنٹ فیملی تھی, اس میں کسی کو کچھ کہنا کسی کو کچھ کہنا, نانی کو امی کہنا, کیونکہ مائی مدر یوزڈ ٹو کال ہر امی. تو وہ ایک ہوتا ہے نا کہ نہیں یہ تو اس کا نام ہے, یہ اس کا نام ہے, تو پھر باقی لوگ کہتے تھے تو اس سے آپ امی تو نانی کو کہتے تھے, مگر پھر دین ایک دن امی کو ایک ورڈ آیا تو امی نے کہا چلو تو مجھے یہ کہہ لو جان جی. تو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹڈ, بیکاز ماما بھی کوئی نہ کوئی گھر میں تھا جس کو وہ ان کے بچے, میرے ماموں کے بچے بڑے تھے تو وہ ماما کہتے تھے, تو ان کو میں ماما کہنے لگی تھی. تو اس طرح پھر میں نے اپنی امی کو جان جی کہنا شروع کیا ہے. ابھی تک میں جان جی کہتی ہوں اور میرے بچے بھی جان جی کہتے ہیں. تو وہ ایک یونیک سا ایک بانڈ سا ہے. اب امی کہتی تو مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, مگر لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. اچھا منال, مجھے آپ بتائیے کہ آپ کی جو ماما کہتی ہے نا آپ کو, یہ مجھے کیا کہتی ہے بتاؤ؟ ماما. تو ماما آپ اگر کوئی بھی اپنی بات کرنی ہوتی ہے تو ماما کے پاس پہلے جاتی ہے یا جان جی کے پاس جاتی ہے؟ مجھے ایسے دیکھا اس نے کہ اگر میں نے سچ بولا تو گھر جا کے نہیں کچھ نہیں ہوگا بھائی, یہ سچ بولنا ہے, سچ بتا دو. ماما کے پاس جاتی ہے, ڈرا کے رکھا ہوا ہے تم نے, مجھے اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا ہے اتنا ڈرایا ہوا ہے. ابھی صبح تو لڑائی شروع ہو گئی تھی, تیسرا والا کہتے ہیں میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے لاسٹ میں نصرت نے سوال پوچھا تھا ماما مارتی نہیں مارتی, یہ تو خاموش ہے. اس نے کہا نہیں میں بتاتا ہوں بہت مارتی ہے. میں نے کہا پھر سے بتانے جانا ہے, کہتے نہیں آج میں اچھا اچھا بولنا ہے. اس کو لے آتی ہے ویسے, بڑا رونا دھونا تھا. میں نے کہا نہیں ون ہیز ٹو گو. میں نے کہا وہاں تم نے اتنا ڈرایا ہوا ہے مجھے سمجھ آ گئی. آئی تھنک اس کی اپنی پرسنالٹی ایسی ہے. میں نے بولا تھا آج بول لینا, بول لینا. یہ میں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہ ڈسکس کر رہے تھے, تو فرسٹ چائلڈ ہوتا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس کا یہ ہے کہ شی از موسٹلی ان دا بکس پڑھنا اپنا کرنا زیادہ نہیں, مگر یہ ہے کہ جب کوئی چیز منوانی ہوتی ہے کروانی ہوتی ہے تو میرے پاس تو آتی ہے, مگر سب سے زیادہ جان جی کے ساتھ. اگر رات کو جان جی نہیں ہو کمرے میں, سونا ہے تو جان جی, ہر چیز ہے تو جان جی. وہ بیسٹ ہے وہ ان کے ساتھ. اور کہیں جانے کا وہ بول دیں تو سب نے چپکنا ہے ان کے ساتھ, ان کو اپنا ٹائم نہیں ملنا. اوکے, تو ان کے جان جی کے ساتھ زیادہ مزہ آتا ہے نا. کل مدرس ڈے بھی ان کے ساتھ منایا تھا نا, مجھے پتا چلا ہے, ماما نے بتایا تھا, منایا تھا نا ان کے ساتھ. ہاں صحیح ہے, ان کے ساتھ ہی منائے جا رہے ہیں سب ماہن. اچھا بھائی, اب ذرا گانے والوں کی طرف آتے ہیں, لیکن اینی تھنگ جو آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں مدرس ڈے کے حوالے سے؟ میں یہی کہوں گی جن کی بھی مائیں ہیں, ماں کی بڑی رسپیکٹ ہے. وہ اپنی اولاد کے لیے یا بچوں کے لیے کبھی بھی کوئی غلط ایڈوائز نہیں دیتی. میں نے آج کل دیکھا ہے کہ لڑکیاں جو ہے بہت بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں کہ ماما آپ کو نہیں پتا, یہ نہیں پتا, اور اس ٹون میں بات کر رہی ہوتی ہیں. مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ظاہر ہے آپ کی مدر نے ویسے آپ کا فرزانہ, کیونکہ آپ کی بھی اپنی ایک اسٹوری ہے, کبھی موقع ملے گا تو ہم ضرور ڈسکس کریں گے, لیکن آپ نے بہت محنت کی ہے اپنی زندگی میں, تو اس میں آپ کی مدر کا کیا رول رہا؟ بیسکلی ساری ایفرٹس اگر میری تھی, اجازت ان کی تھی. اگر وہ مجھے اجازت نہ دیتی تو آج میں یہاں تک نہ پہنچتی. تو اماں نے میری ہمیشہ بات کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیا, بیکاز میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی سب سے اچھی جو فرینڈ ہے وہ ماں ہی ہے.
بالکل. تو ماں سے اگر آپ جھوٹ نہ بولیں اور اپنی دل کی بات کھول کے رکھیں تو وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہیں. بہت سے ایسے بھی بیکاز جیسے سنگنگ ہے اس میں آپ کو پتا ہے پرمیشن لینا, اور میرے پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں وہ کرتا, اور ویسے بھی اس کو بڑا وہ ہم لیتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں. اللہ پاک نے اگر کسی کو کوئی چیز دی ہے اور کسی بچے میں ایسی چیز ہے اور اسے وہ یوز کرنا چاہتا ہے تو ہونا چاہیے. تو امی نے سپورٹ کیا. بالکل. میں جو کبھی کبھی آپ ریاض کر رہی ہوتی تھی, میں بھی سن چکی ہوں ان کا ریاض بھی. وہ ماحول دوسرا تھا لیکن کان تو کھلے تھے, ریاض سن رہی تھی میں, ان کا چل رہا تھا. جی بالکل بالکل. اس میں یہ کہ پھر ڈیفینیٹلی جس کو شوق ہے, جس کو لگن ہے, وہی یہ ساری چیزیں برداشت جو ہے کر سکتا ہے, ادروائز تو دوسرے تو نہیں کر سکتے نا. چلیں جی, تو گانا ہو جائے. شوق لگن میں جو آپ نے گانا سیکھا میں تو اس سے ہم تھوڑا سا آپ کو صوفی کلام ہے مائی نہیں میں کنو آنکھاں درد میں چھوڑے دا حال میں وہ سناؤں گی.
ایسا ہے کہ اس کے بعد ذرا انسان کافی کچھ ایموشنل ہو جاتا ہے, کافی فیلنگ اس طرح کی ہو جاتی ہے. تو جی واپس اپنی فیلنگ کو گین کرتے ہیں. اور آپ مجھے ایک بات بتائیے آنٹی, پہلے کی مدرز میں اور آج کی مدرز میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ لوگوں نے کی تھیں اور اب نہیں کرتی ہیں مدرز؟ ہم لوگوں میں تو یہ تھا, ہر طرح کا صبر تھا, صبر کرتے تھے. بالکل صحیح. صبر سے جیسے آج کل کے جو ہیں تو بیٹیاں صبر نہیں کرتی ہیں, بہت جلد فیصلے کرتی ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے اپنی لائف کے اندر. تو ہر چیز اچھی لگتی ہے اسی کے اس کو لے کے چلیں. بیٹی ہیں یہ تو ماشاءاللہ آج کل بیٹے ہو گئے, بیٹیاں ہو گئی, اپنی مرضی کی مالک ہیں. تو ہمیں تو سب کا سہنا پڑتا تھا, اپنے سسرال میں سب کو لے کے چلنا پڑتا تھا. یہ جو سب کا سہنا پڑتا یا سب کو ساتھ لے کر چلنا, اس کا فائدہ پھر آپ نے کیا دیکھا اپنی زندگی میں؟ بس زندگی میں فائدہ تو یہی دیکھا کہ پھر ایک ٹائم آتا ہے تو سب جب برداشت کرتے رہتے ایک چیز کو, تو ایک ٹائم آتا ہے تو سب گھر والے عزت کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اس نے بڑا سا اس نے بڑا صبر کیا ہے, اس نے بہت ساتھ دیا ہے ہمارا. تو اس طریقے سے عزت بہت ہوتی ہے. تو آج کل کے بچوں میں وہ بات نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتے. ہاں اس طرح برداشت ہم لوگ تو پوری زندگی گزار دی ایسے ہی. جی تو آپ کو لگتا ہے لیکن کہ آج بھی وہ برداشت ہونی چاہیے, صبر ہونا چاہیے, ہونی چاہیے کم از کم. کچھ تو برداشت ہونی چاہیے. بالکل بھی نہیں کہ بس آج کل تو اگر آپ نے کچھ کہہ دیا تو بس فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا صبا, آپ کیسی ہیں پرسنلی؟ مطلب آپ بھی اس طرح ہیں جلد باز اور ایموشنل, جلدی فیصلے کرنے والی, یا لگا دیتی میں تو فیصلے کرنے میں؟ چلو بس. اچھا یہ کوئی فیصلہ ایسے کرنا پتہ چلے کوئی شوٹ کے لیے آفر آئے تو وہ لیکن ویسے زندگی کے فیصلے کرنا. ہاں سوچتی رہتی ہوں, آپ سے پوچھوں گی ان سے, کیونکہ آئی ایم ناٹ اے گڈ ڈیسیژن میکر. ویسے اللہ کا شکر ہے بہت ساری چیزیں اچھے سے کر جاتی ہیں, لیکن یہ کہ لائف کے فیصلوں سے ریلیٹڈ کچھ چیز ہوتی ہے جو کہ کرنے میں پرابلم ہوتا ہے. اوکے ہمارے ساتھ کالر ہے انسپیکٹر. السلام علیکم. السلام علیکم پیاری سے نصرت, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور ہیپی مدر ڈے. گزر چکا ہے لیکن اب آپ سے بات ہو رہی ہے تو میں اپنی ماں کو اور سب کی ماؤں کو وش کرنا چاہوں گی. اور جو ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ بھلا ماں کا بھی کوئی دن ہوتا ہے, ماں کے بغیر تو کوئی دن ہی دن نہیں ہوتا. صحیح بات. اور جو ہے تمام ماؤں کو میری طرف سے سلام, کیونکہ ماں کے بغیر میں کہتی ہوں کہ یہ زندگی ادھوری ہے, انکمپلیٹ ہے. اور ہر ماں کا درجہ اسی طرح سے, چاہے وہ کسی کی بھی ماں ہوتی ہے. بالکل میں ہر ماں کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی, اور اللہ تعالیٰ میری ماں کو بھی اور تمام ماؤں کو سلامت رکھیں, ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھیں. آمین ثم آمین. بہت بہت اچھی بات کی. اور ویسے ہم لوگوں جیسے لوگ جو شادی شدہ ہیں اور بچوں والے ہیں, ہم تو کام نہیں کر سکتے اگر ہماری امائیں سپورٹ نہ کریں. اور آئی تھنک کبھی نہ کبھی وی ٹیک دیم ایز گرانٹیڈ آلسو. ہر چیز امی پہ ڈال وی آل دا ٹائم وی ٹیک دیم فار گرانٹیڈ. کل ہم یہ تو پھر بھی بچوں کے ساتھ ہی میں مال میں ایک پروگرام کر رہی تھی, مگر بچے امی سنبھال رہی تھی. حالانکہ سب نے بولا کہ امی کیوں نہیں ہے, مدرس ڈے سیلیبریشن ہے, بٹ وہی بات ہے کہ انہوں نے پھر سیکریفائز کیا کہ تم ایز این ٹینشن فری جاؤ, اپنی چیزیں کرو, آئی ٹیک کیئر آف دا کڈس. مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحیح معنوں میں کبھی کبھار بھی ٹیک دیم ایز گرانٹیڈ آلسو چیزیں, حالانکہ فیل بڑا ہوتا ہے اور کبھی کبھار ان کو بڑا غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے چیزوں پہ کہ ہر چیز مجھ پہ ڈال دی ہے, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب کہ برا مانتے بھی ہیں تو وہ ایک واپس سے چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. اچھا ایز مدر آپ کتنا اپنے بچوں میں کیا دیکھتی ہو ماہن کے, کس طرح دیکھنا چاہتی ہے؟ بیکاز آپ نے بھی مختلف فیلڈز میں آپ تھیں اور میڈیا میں تو بعد میں آئی ہیں. پہلے یو ور انٹو بینکنگ اینڈ اوبویسلی بینکنگ کے ساتھ ساتھ میڈیا, اینڈ میڈیا کے ساتھ اب آئی ایم ڈوئنگ کم اپ ایز اے ٹرینر اینڈ کنسلٹنٹ. تو اپنے بچوں میں کیا چیز دیکھنا چاہتی ہوں, مطلب وہ کیا چیز ہوئی آپ کو پتا ہوتا ہے؟ لائک میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرے فادر کا وہ کانفیڈنس ہے, ان کا دیا ہوا کانفیڈنس ہے ان دا فرسٹ پلیس, جو ہمیشہ میری آواز میں بولتا تھا. تو کیا ایسی چیزیں جو آپ کو لگتی ہے کہ یور مدر اور یور فیملی ہیز گیون ٹو یو, اور پھر وہ آپ اپنے بچوں میں پاس آن کرنا چاہتے ہیں؟
جو سب سے زیادہ میری ماں کی طرف سے مجھے ملی ہے پرسنالٹی. آج جو میری پرسنالٹی ہے وہ پورا ایک پرسنالٹی آپ کی مین چیز ہوتی ہے, آپ کی شخصیت کا ایک حصہ ہے. تو وہ میری ماں کی وجہ سے جو ایک انہوں نے پورا بلٹ اپ کیا, جس میں آپ کا کانفیڈینس آ جاتا ہے, موٹیویشن آ جاتا ہے, طریقہ بولنے کا, لوگوں سے ڈیل کرنے کا, ہر ایک چیز ایز این انٹرنل. گھر میں دیکھیں آپ جو کلچرل ویلیوز ہیں آپ کی, باہر ساری چیزیں, تو وہ ساری چیزیں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں میں انکارپوریٹ ہوں, مگر اس میں اوبیسلی محنت کرنی پڑتی ہے. اور محنت اگر جتنا نہیں میں کرتی تو مجھے پتا ہے کہ امی از دیئر ٹو گیو دیم دا کمپلیٹ تھنگ. اور جہاں تک ان کی پروفیشنل لائف کا ہے, تو جس طرح میری مدر نے مجھے ہر چیز میں سپورٹ کیا کہ اچھا یہ کرنا چاہتی ہو, گو ہیڈ ڈو اٹ. ہاں پروز اینڈ کونس وی آلویز ڈسکس. آج بھی کچھ چیز ہوتی ہے تو میں رات کے 1 بجے بھی گھر پہنچتی ہوں تو امی کو اٹھاتی ہوں اینڈ آئی اسٹارٹ ڈسکسنگ کہ یہ ہوا پورے دن میں, یہ ہوا ایسے. تو شی از آلویز دیئر ٹو گیو می وہ ایک آپ کو چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے, آپ کو گائیڈنس دینے کے لیے شی از آلویز دیئر. تو میں بھی چاہوں گی کہ بچوں کو میں کسی چیز پہ ایز این حاوی نہ ہوں, بٹ آئی وڈ لائک دیم ٹو چوز آن دیئر اون اینڈ گائیڈ دیم. اچھا ایک چیز مجھے بتاؤ صبا, تو آج بھی امی سے ڈر لگ جاتا ہے. پہلے تو ایک زمانے میں بہت لگتا تھا جب میں کالج یونیورسٹی میں تھی, اس وقت تو امی کا ایسا روب تھا, بڑا ڈر لگتا تھا مجھے. آج بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کسی چیز پہ. آپ کو ہے امی سے امی ہو امی کا فون آ گیا. میں تو آج بھی اگر بچہ میں امی کے پاس چھوڑوں اور امی مجھے راستے میں فون کر دیں تو میں فون کو دیکھتی رہتی ہوں, امی کا فون آ رہا ہے. اچھا ہاں امی بس راستے میں میرے ساتھ ہوتے ٹھیک 12 بجے. آج بھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رات میں تو نکلتی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو 12 بجے امی کا فون کہاں ہو, کب تک آؤ گی. اور جب وہ 12:30 1 بجے بجتا ہے میں تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی ہوں, شداد جلدی چلے امی کا فون آ گیا گھر چلے. حالانکہ بچے گھر پہ سیٹل نہیں ہوتے, بڑے ڈر ہوتا ہے ان کو بھی تو ریسٹ چاہیے نا. آپ کو میرے ساتھ ہوا بالکل. ابھی ہم ریسنٹلی بلکہ دبئی گئے ہوئے تھے, تو میں نے چالے کی پرمیشن بھی لی. اور ہوتا ہے یہ, چاہے آپ کچھ بھی ہے, میرے لیے میری ماں سے بڑھ کے تو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. ہر انسان کی ہوتا ہے, لیکن میں زیادہ پریٹینڈ بھی کر رہی ہوں, فیل ہی کرا دی کہ بھائی میں بہت دنیا کی اچھی بیٹی ہوں نا. ٹھیک ہے, تو یہ تھی میرے ساتھ. تو ان کو میں گئی ہوں, میں نے سے بولا, میں نے کہا میں ذرا جا رہی ہوں تو آپ سو جائیے گا. حالانکہ میں ان کو بول کے گئی ہوں سو جائیے گا. تو میرے کازنس میرے ذات سے تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. اب ہم دبئی میں جب جاتے تھے ہم تھوڑا سا گھومنا پھرنا تھا, اور مجھے نا دل میں فیل ہو رہا دماغ میں کہ کوئی بات ہے, کچھ ہے ضرور. اب 2-2:30 بجے اس کے بعد میں نے کہا یار چھوڑو یار, پتہ نا وہ جاگ نہ رہی ہے, کچھ مسئلہ نا, تو ہم لوگ چلتے ہیں. میں گئی ہوں, یقین کیجیے گا قسم سے, میں دروازہ کھول کے چپکے سے بھی اندر کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم نے وہاں پہ ایک ولا لیا ہوا تھا. تو یہ ہاں دروازہ کھول رہی ہوں, اللہ تو ڈانٹ پیٹے گی قسم سے. مجھے لٹرلی یہ نہیں کہ شی سٹنگ ود می کہ میں لیکن مجھے بات. اور ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں کہ امیوں کی ڈانٹ سے موڈ بہت خراب ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جب بہت ڈیمورلائز ہو جاتا ہے انسان, جبکہ صحیح ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ پرابلم تب آتی ہے جب وہ کچھ بولتی نہیں ہے, خاموش ہو جاتی ہے. تو آپ کو زیادہ وہ ہوتا ہے کہ نکال دینا بھڑاس تو زیادہ صحیح ہے کہ پتہ چل گیا ہے. اب آپ کو اتنی کو کانشیس ہو جاتی ہوں میں کہ وہ بات نہیں کری, اچھا امی آپ یہ کر لیں, دادی آپ یہ کر لیں, وہ ایک آپ کو گلٹ اور مار دیتا ہے. آپ کو تو میں امیجن کر سکتی ہوں کہ آپ کیا کرتی ہوں گی, جا کے پن کرتی ہوں گی. اچھا آپ مجھے بتائیں, منال کے میں صحیح نام لے رہی ہوں, منال کہہ رہی ہوں, منل کہہ رہی ہوں, نہیں منال نا. منال یہ بتائیں آپ کی ماما ناراض ہوتی ہیں آپ لوگوں سے؟ دیکھے بغیر دیکھے بغیر بتائیں ناراض ہو جاتی ہیں کبھی؟ بتا دیجیے. ہاں کوئی بات نہیں, کچھ نہیں کہیں گی کہ تم نے نا بڑا ٹیریفائی کیا. اچھا بتا دو, ماما ناراض ہوتی ہے نا تو بتا دو. اچھا تو پھر آپ منانے کی کوشش کرتی ہیں یا سوچتی ہیں ناراض رہنے دو امی کو؟ ٹھیک ہے جلدی سے بتا دو. جلدی بتا دو کیا کرتی ہے. ہاں کچھ نہیں کرتے نا, کہتے ہیں اما خود ہی غصہ نکالیں گی. اور ہاں ویسے باقی اور اس وقت اور غصہ آتا ہے اگر ناراض ہو جاؤ اور بچے کوئی رسپانس نہ دیں. کی حالت ایک ہی ہے. ہاں اتنا مجھے تو برا لگتا ہے کہ میں ناراض ہوں, کوئی ویلیو نہیں ہے. اوکے بھائی, کیونکہ وقت ہمارے ہے نہیں, وقت ہے ہمارے پاس. کیا بتایا جا رہا ہے, مجھے کوئی اشارہ دیا گیا, میں جب تک اپنا دوسرا چیز بھی فکس کرتی ہوں. آپ بتائیں بھائی, آپ تو یہ بہنوں کے بچے اور ان سب کو بھی بہت مطلب ان کے لیے بھی میرے خیال میں مدر والی فگر ہیں آپ, رائٹ؟ ہاں تو بتائیے ان کے بارے میں. میرے خیال اگر پیار سے سمجھایا جائے جلدی سمجھ جاتے ہیں. مائیں ہر وقت ڈانٹ رہی ہوتی ہیں تو نہیں ڈانٹنا چاہیے. وہی چیز جو ہے وہ 1 منٹ میں مان جاتے ہیں اگر ان سے محبت سے, پیار سے, شفقت سے گلے لگا کے
आपकी कहानी मैं सुनूंगी क्योंकि ये अपने मुझे इतना अंदाजा है कि अपने भांजे भांजियों के लिए शी इज लाइक अ मदर फिगर और ये बड़ा उनको सपोर्ट करती है. हाँ, ओ दोनों से ये बात करेंगे. वो अम्माएं जो अम्माएं एक्चुअली नहीं है लेकिन अम्मा जैसी फीलिंग उनकी है बच्चों के साथ. एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं. Your Q Mobile 4G enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. वेलकम बैक. और अब हम ब्रेक से पहले उन अम्मियों की बात कर रहे थे जो एक्चुअली मदर्स नहीं है लेकिन अपने बहन भाइयों के लिए अम्मी जैसी ही फिगर है ना. सही बात. आप भी बता रही थी. मैंने तो इवन कहीं जाती हूँ ना लोगों को ऐसी जान बुझ मैं कहती हूँ भाई मैं तो दाई हूँ. क्योंकि अम्मी को देखती रही, अम्मी ने किस तरह बड़ी बहनों के साथ माशाल्लाह से जब प्रेगनेंसी के बाद जितना जो टाइम देते हैं तो मैं बच्चों को संभालती ही रहती थी. तो एक मेरी बहन का बेटा है हैदर, उसको कायनात को तो बहुत ज्यादा मैंने उनको प्यार मोहब्बत. लेकिन अब वो बड़े हो गए तो उनका एटीट्यूड, उनकी बातें बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल चेंज हो जाती हैं. तो कभी कभी मैं उनसे कहती यार ये तुम लोग मेरे से सही नहीं कर. कल बल्कि सब मदर डे हम अम्मी के साथ ही थे, हम विश कर रहे थे. मैंने कहा यार मैं भी तुम लोगों की माँ भरा है, मेहरबानी मुझे भी विश करो. तो खैर वो लगा होता उससे खैर मुझे विश किया, बड़ा अच्छा लगता है. बस ये है जिंदगी, माँ नहीं भी है लेकिन माँ जैसी फीलिंग होती है. अपने बहन भाइयों के बच्चे जो हैं उनके लिए कैसी फीलिंग होती है भाई. इनके लिए, इनको मैंने देखा है बड़ी कोशिश करती हैं कि उनका फ्यूचर, उनकी पढ़ाई सब बेहतर हो. बिल्कुल, मैं समझती हूँ माँओं को बहुत ज्यादा ना वो गर्म किस्म की जो होती है ना 24 घंटे जो टोन, उसको थोड़ा सा प्लीज माइंड मत कीजिएगा. नहीं थोड़ा टोन डाउन रखना चाहिए. बच्चे जो हैं बड़े प्यार से संभल जाते हैं, हर चीज मान लेते हैं. लेकिन जब आप लोग बोल रहे हैं या आप लोग बोल रहे हैं कोई बुरा नहीं बना रहे, वक्त आने दो. मगर ये वक्त आने दो, खुद पता चल जाएगा. बताऊँ कि ये अपने लिए पॉजिटिव चीजें इसमें से बहुत ले लेंगी. देखिए आंटी ने ऐसा बोला था, आंटी ने ऐसा बोला था, ये पॉजिटिव चीजें अब लेके जाएंगे घर जरूर. लेकिन ये जो आपने कहा ना बड़ी अच्छी बात है, बहुत दिल को लगने वाली है. कभी कभार आपको मगर अपना वक्त आए तो बात करना. मेरी बहन यही कहती है ना, जाओ तुम लेके ना इसको 4-5 दिन अपने घर रखो ना, आती हो बड़े मजे से 2-4 घंटे करती हो, बाकी जो मैं बता 3 घंटे की. एक और इम्पोर्टेंट नाज़िर मशवरा आ रहा है, जरूर दिलाना चाहिए. किस चीज का? हर चीज का. अगर कोई चीज जाया कर रहे हैं उसका, अब कोई गलत काम किया है तो उनको बार बार आप कहें कि ये गलत हुआ है और सॉरी कहें. उनकी शुरू से ये आप जो है वो आदत डालें कि अगर उनसे कोई मिस्टेक हुई हो गई है तो वो एक्सेप्ट करें, ये एक्सेप्ट करें और सॉरी कहें. हाँ पता नहीं इतने से हैं, हम तो इतने बड़े हो के भी सॉरी कर देते हैं. सॉरी करो. नो सॉरी. उसकी वजह ये है कि बच्चों में बैठती जहन में, वो करें या ना करें. ऐसा नहीं कि अगर वो नहीं करे तो वो उस चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, उनके जहन में बैठेगी ये चीज. क्या आप पुश ना करें. डॉक्टर्स कहते हैं सॉरी बोलने के लिए, सलाम करने के लिए, चीजें करने के लिए. बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दें. अब हाल पे छोड़ दे तो ये नहीं बहुत प्यारी बच्ची है. अभी तो मैं नहीं एग्जैजुरेट कर रही हूँ. अच्छा भाई गाने का वक्त आ गया है. मुझे दिल से ना भुलाना नजर आ रहा है यहाँ से. बड़ा फेमस सॉन्ग, ये बड़ा पसंद आने वाला. आईना में जो है ये महनाज ने गाया था और माँ के ऊपर ही था ये गाना. ओके चलें जी.
ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जब से देखा तुम्हें कुछ ना चाहा सनम, सब कुछ मुझे मिल गया, और मांगो क्या खुदा से, क्या और मांगो दुआ, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना। जिंदगी है यही बंदगी है यही, यादों में तेरी रहूं, यादों में तेरी रहूं, मेरा तुझसे है ये वादा, चाहूंगी तुझको सदा, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, तेरे बिन मेरा जीवन कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिल से ना भुलाना, चाहे रोके ये ज़माना, वाह 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 भाई, मुझे दिल से ना भुलाना। वैसे अम्मा ही एक ऐसा रिश्ता है माँ के साथ कि उनको ये कहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अम्मी से कितना प्यार करती हैं? हमसे तो पूछ रही हैं, उनसे भी पूछ रही हैं, आप अपना बताएं पहले। आपने अम्मी को गिफ्ट क्या दिया मदर डे पे, ये बताएं। वैसे मैंने उनको कल सूट दिया था। अच्छा सवाल है ना, मुझे अक्सर वजह मैंने दिया था बड़ा, और कल हुआ मैंने पकड़ा था, है ना? अच्छा, हाँ, इन्होंने मुझे पकड़ा था, तो ये विटनेस कर सके। एक्चुअली कल जब हमारी आंखें सही से खुली भी नहीं थी तो मेरी बेटी ने मेरे कंफर्टर में से झांक के कहा हैप्पी मदर्स डे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और वही बेचारी सबको बोल रही थी, मेरी अम्मा को भी जाके, मुझे भी, सबको। हम लोग के घर में ऐसे कोई खास मदर्स डे का, क्योंकि ये अब कुछ सालों से ये चीज ज्यादा हो गई है, तो बहुत ज्यादा ऐसी कोई चीज नहीं है कि मदर्स डे होना है। अब जो बच्चे हैं मेरे ख्याल में इतने छोटे, वो अब ये चीजें करने लगे हैं कि उनसे फिर फीलिंग होती है, फिर आप कहीं बाहर चले जाएं तो एक शिकायत है मुझे,
फादर्स इतनी मेहनत नहीं करते मदर्स डे के लिए. मदर्स बड़ी मेहनत कर रही होती फादर्स डे के लिए कि बाबा को ये गिफ्ट दो, ये शॉपिंग करके आते हैं. ये बर्थडे से भी है, ये भी है. हाँ, तो हम मतलब नुकसान में रहते हैं थोड़ा. वैसे बाकी आपको इट्स अ ग्रेट ट्रेजर व्हाट दे मेक, क्यूट से कार्ड जो बनाते हैं सुबह सुबह बच्चे कि ये और लव और सारे. और वैसे मेरे घर में तो ये लोग तीनों ना कंपटीशन होता है. अब ये सब चीजें अब होने लगी, लेकिन हमारे जो मदर्स के टाइम वाले देसी माहौल था ना वो ज्यादा बेहतर था. मुझे तो चिढ़ होने लगती कभी कभी वैलेंटाइन, न्यू ईयर, पता नहीं क्यों रियली. मैं तो कहती हूँ बर्थडे या वैसे भी आप चलो जो आपको इससे मौके मिलते हैं तो वो आपको करना ही चाहिए, लेकिन चलो कोई एक चीज और हो जाती है ना तो वो खुशी जो माँ के चेहरे पे आती है वो अच्छा लगता है. अब वो मदर्स डे के हवाले से आप कर लेंगे. नहीं, मैं यही बता रही कि अब ये चीजें ज्यादा हो गई ना. कल तो मैंने ज्यादातर यही हर कोई कहती यार इस दफा कुछ ज्यादा ही मदर डे सेलिब्रेट नहीं कर रहे. मैंने कहा हाँ तो अच्छी बात है ना, क्यूट बात लगती है ना इन लोग की. ये हर दूसरे तीसरे दिन एक कंपटीशन टाइप घर में होता है कि किसने बहुत क्यूट सा कार्ड बनाया है. जो कार्ड्स बनाते हैं ना, लव यू मामा, अपनी पिक्चर्स बना के और बेचारे टूटे फूटे से कार्ड बनाते हैं और वो स्टिक तो ये और फिर लेकिन वो मेरी बेटी ही लेकर आती है. वो जरा छोटी है बेटा तो जरा सेंसिबल चीजें बना लेता है. वो लेकर आती है ना इतने इतने हार्ट बना के लाएगी ये बाबा का. अच्छा बाबा का दिल रखने के लिए, जो बाबा को पता है सिर्फ दिल रखने के लिए दिया जा रहा है. सारी मोहब्बत जो है वो मामा से इजहार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लाला के खैर ये सब करते हैं. यही तो सारी फीलिंग्स. लेकिन औलाद सबसे बेस्ट वो होती है जैसे आजकल बहुत सारे लोग होते हैं. मुझे देख के वैसे मैं ये जरूरी बात नहीं कह रही कि अपनी बढ़ाई करूं. मेरी कितनी ऐसी दोस्तें जिनको मैंने अपनी माँ की तरफ ना अट्रैक्ट किया, अट्रैक्शन दी है, उनको इतना ख्याल नहीं था. लेकिन मैं कहती हूँ यार ये टाइम पीरियड तो सब निकल रहा है, लेकिन मजा तब होता है जब आपकी माँ तकलीफ में हो या खुदा न खास्ता अगर वो बीमार है, व्हेन शी वाज नीड योरसेल्फ ना, तो ऑब्वियसली आपको उसकी अटेंशन वैसा टाइम होना चाहिए. वो चीजें हम लोग बहुत कम करते हैं. अपनी औलाद से तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जी ऐसे ऐसे. लेकिन मैं खुद फील कर दी यार मेरी माँ तकलीफ में होती थी, मेरी माँ ने मेरे लिए ऐसा किया. अक्सर मुझे लोग कहते हैं ना यार तो तुम कुछ ज्यादा पागल. तो मैं शूटों पर भी होंगी फोन करना, मैं ऑब्वियसली आप लोग भी करते ही होंगे. तो मुझे होता है मैं कहते नहीं यार मेरी माँ ने बड़ा वक्त लगाया, बड़ा टाइम है, आज हम कुछ भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से. लेकिन लोगों को बस लोग आजकल नहीं करते, इतना नहीं करते. बस ठीक है मोबाइल दे दिया, घुमा लिया, फिरा लिया, खिला लिया. But they need your time and your feeling. अगर आप इजहार करें, अगर आपको टाइम है तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है. बिल्कुल 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 चाहिए. एक ब्रेक यहाँ पे आ गया. आप दोनों अपनी कोई अलग प्लानिंग कर रहे हैं? मैंने कहा यहाँ पे एक तो सुबह का भी वक्त है, फिर शाम को चीजों को सबको लेकर. नहीं वी अंडरस्टैंड. वो एक मजाक था भाई अपनी जगह. आप लोग करें कोऑर्डिनेशन, बल्कि आपके कोऑर्डिनेशन के लिए हम ब्रेक ले लेते हैं. एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर कोऑर्डिनेशन होगी और फिर आगे भी हम आपसे गाना सुनेंगे. तो हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. बनाने लगे हैं अपनी नैया को पार लगाने लगे हैं. मिलके कुछ ऐसा हम करने लगे हैं, नई तारीख हम रकम करने लगे
वेलकम बैक। और हम अपने प्रोग्राम में वापस आ गए हैं। हमारे साथ बड़े अमेजिंग लोग मौजूद हैं और ये टेक्स्ट करके जो है अपनी बड़ी बहन को डांट रही है कि बच्चों की तबीयत कैसी करनी है। अच्छा मुझे ये बताइए आंटी कि ये आजकल बच्चे इतना लड़ते हैं आपस में, हम जब छोटे थे तो इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती थी बहन भाइयों में, या होती थी हमें नहीं लगता? नहीं, इस वक्त जरा थोड़ा काबू में थे। काबू में थे। अब काबू में नहीं है। अब अगर एक भाई ने कोई चीज ली है तो कहेंगे कि लो इसे लेके दी, हमें लेके नहीं दी है, देखिए मुंह चढ़ा रहा है मुझे। लड़ाई शुरू ना, अच्छा ये देखें आप ये खाना खा रहा है ना, मुझे नहीं दे रहा। तो इस तरीके से ना एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं बच्चे। तो पहले ये सब कुछ नहीं था, बहुत कम था, क्योंकि इतनी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं होती थी बच्चों की जितनी आजकल माँ बाप करते हैं। कि बच्चों ने जो मांगा वो दे दिया, जो मांगा वो दे दिया, और जब उनको नहीं मिलता फिर वो आप झगड़ा करते हैं। माँ बाप से भी करते हैं कि हमें लेके दें, आप क्यों नहीं लेके दे रहे हैं हमें? अच्छा, आप लोगों की सोच क्या आती कि बच्चे जो मांगे वो उनको नहीं देना चाहिए, और ये क्यों? देना चाहिए बच्चों को, लेकिन इतना देना चाहिए बच्चों को कि जो बच्चे कल बड़े होके ना तो उनकी ख्वाहिशें बढ़े ना। अच्छा जी, तो आजकल तो माँ बाप इतनी उनकी ख्वाहिशें बढ़ा देते हैं, और जब ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते तो फिर कहते हैं देखिए ये ऐसे कर रहा है, देखिए ये लड़ रहा है, ये बदतमीजी कर रहा है। तो बदतमीजी तो फिर अपने घर से ही बच्चा सीखता है। अच्छा, एक और चीज बताएंगे, मुझे सबा को एकदम देख कर ना एकदम महसूस हुआ, मैंने इनको बहुत पहले देखा था तो इन्होंने माशाल्लाह इतना वेट लूज किया, आपने इनको आराम से करने दिया या आपने उनको बोला नहीं ये तुम क्या कर रही हो अपने साथ, खाना छोड़ दिया, ये हो गया? ये घर में तो पहले ये वाली लड़ाई हो जाती है ना। हाँ, मैंने कहा है इन्हें, मैंने कहा खाएं थोड़ा थोड़ा खाएं लेकिन ये खाती नहीं। सच बताओ सबा, क्या बोला? और कसम से पहले पता ही क्या कहती थी, ये तो खाती ही रहती है, खाती ही रहती है। कसम से पहले कहती थी बस भाई ये तो ये काम करती, इसको तो अपनी परवाह नहीं है, हालत देखो गपू हुई है। और जब मैंने कंट्रोल किया अभी मैंने कहा बल्कि मुझे अभी और काम करना है, रमजान शुरू है। कह रही हाँ तो फिर ऐसा करो ना, बिल्कुल ही फाके पे आ जाओ, ये छोड़ दो। अच्छा, तो अब ये कह रही है ना, अब इस तरह के ताने अम्मियों को बहुत टेंशन होती है वैसे। ये शुक्र है कि मैं कहती हूँ कि अब थोड़ा बैलेंस में, वरना अभी हम बहनें आपस में जिन के वेट बढ़े हुए, मेरी छोटी बहन के लिए अभी मेरे कजिन्स आए हुए थे, वो मुझे कहते हैं उनको पता नहीं था, मतलब वो जान पहचान में उनके साथ देखते हैं, तो वो उनको कहते हैं कि मैंने कही मेरी छोटी बहन है ना, तो वो उनकी की तरफ देख के कह रहे हैं लेकिन आप छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है। हाँ, वेट कम होने से भाई फर्क पड़ता है, सब चीजों का फर्क हो जाता है, काफी असर पड़ता है चेहरे पे वेट का। लेकिन अच्छा इंसान वही है जो बाकी, अब मुझे हालांकि 1 साल लगा, आपको तो पता होगा हम रमजान ट्रांसमिशन में मिले थे और मुझे वही पुरानी वाली सभा याद है, और मैं वही एक्सपेक्ट करी थी कि अभी अंदर वही आएगी। जब अंदर आई तो मैंने गौर से देखा कि ये वही वाली है या चेंज है। तो काफी मुश्किल की है अभी भी वेट, लेकिन एक बात मुझे सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के, कल भी मुझे हमारे माशाल्लाह को स्टार उनके मैसेज हैं यार, बात में जो लोग यार तुमने कैसे वेट रिड्यूस किया है, कितनी प्यारी लग रही है। भाई मैंने कहा माशाल्लाह बोल दो, खुदा का मुझे नजर लग जाएगी। एक हफ्ता हो गया मैं वर्कआउट कर रही हूँ ना एक्सरसाइज कर रही, कसम से पता नहीं क्या हो गया। वो अम्मी मुझे कहती है, सब यही कहते हैं कैसे करा कैसे किया, मगर सबसे मेजर जो अब मैं समझ चुकी हूँ वो यही है कि आप खाना कम करें और वॉक करें, वॉक करें और रोटी चावल वॉक करें। फिटनेस करा। हाँ, मैं तो खूब वॉक, 30 मिनट मुझे पहले से थोड़ा सा कम लगे। हाँ, 30 मिनट्स तो वॉक है ही, और उसके पीछे भी अम्मी की मोटिवेशन है, शाम को कहना शुरू हो जाती है तुम वॉक पे नहीं जा रही, तुम वॉक पे नहीं जा रही, वॉक पे चली जाओ, बहुत अच्छा होता है वॉक पे जाओ। जब मैं वॉक पे गई भी लास्ट वीक तो इनको ले गई थी, इन्होंने उतने ही चक्कर मेरे साथ काटे तो मेरी अम्मी को तो टेंशन हो गई। नहीं बच्चे, मैंने इसको इतना बोला बैठ जाओ बाबा के साथ, उससे नहीं मेरे साथ बातें करने में मजा आ रहा था, हम दोनों का टाइम था। तो अम्मी तो बड़ी टेंशन में आ गई मेरी, नहीं बच्ची को कल से नहीं लेके जाना, मेरी बच्ची तो वैसी नहीं हुई है, और उनको बहुत टेंशन होती है कब खाना खाना है बच्चों ने, क्या नहीं करना। मैं तो फिर भी केयरफुल होती क्योंकि मुझे पता है अम्मी है, खाना दे देंगी, सब कुछ है। तो ये मेरी और अम्मी दोनों की वॉक रूटीन है। अब एक वक्त वो जाती हैं और एक वक्त मैं जाती हूँ। हमने अब यही डिसाइड किया कि अब सुबह स्कूल ऑफ हो गए तो बैलेंस कर लेंगे, सुबह की वॉक और है। वॉक बहुत अच्छी होती है भाई, बड़ा मजा भी होता है वंस यू डेवलप द टेस्ट। खैर
आप इन सब गुफ्तगू में कुछ कहना चाहती हैं? गाने का वेट करिए, एक सिंगर जो होता है ना वो सोचता है गाने का तो है ही है वेट, सबकी बातें मैं बड़े गौर से सुन रही हूँ। फरजाना के साथ ये वेट लॉस का मसला कभी नहीं हुआ? नहीं, अगर ओवर ईटिंग करें तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, तो मैं कंट्रोल ना करें तो बेहतर है। तुम खैर बहुत बिजी भी रहती है और बहुत एक्टिव। फिर आप काम में भी खड़े रहना, काम करना, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। कुछ लोग कम खाते हैं लेकिन सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो उससे भी उनका वेट काफी वो हो जाता है, बढ़ जाता है। और भाई एक और चीज, क्योंकि मदर्स डे है और ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि मम्मी बनने के बाद आपका कोई अच्छा दिखने का टाइम खत्म नहीं हो जाता, वो हक खत्म नहीं हो जाता, बल्कि आपके बच्चे इस बात में प्राइड फील करते हैं जब आप उनके स्कूल जाते हैं और लोग आपको अहमियत दे रहे होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरी अम्मी और मैं बहुत एक साथ ऐसे लगते थे उस वक्त कि वो बहुत यंग लगती थी, और जब लोग उनको कहते थे कि वो आप तो अम्मी नहीं लगती इनकी, और इस तरह, तो मुझे भी बड़ा अच्छा फील होता था, मोटिवेशन हो जाती है। हाँ, तो बिल्कुल इस तरह आपको अपनी फिटनेस का ख्याल, अपनी सेहत के लिए खास तौर पे रखने की जरूरत है। और मुझे जो कहा जा रहा था, वो कुछ कहा जा रहा था तो बता दे, वरना फिर मैं फरजाना से कहूँ। ओके, तो फरजाना हम आपसे गाना सुनते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। ये बहुत फेमस गाना झूला दे माँ झूला, वो सुनाती हूँ, रहीम शाह का। जी कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा ओ जरा ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे, हो जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया, पहली दफा मैंने प्यार किया, पहली दफा एतबार किया, अब तुम